डेटिंग साइट्स हैं, हाउ सेफ दे आर। डेटिंग साइट्स मैट्रिमोनियल साइट से भी ज्यादा है। अब जब उसने फोल्डर खोला तो हम सबकी तो आंखें खुली ही रह गई। नहीं तो कुछ बहुत ही डार्कर टू डार्केस्ट रियलिटी वाली चीज़ है। मैट्रिमोनियल वेबसाइट के थ्रू किसी के साथ कोई बहुत बड़ा गड़बड़ हुई, कोई स्कैम हुआ। क्लाइंट कहती हैं कि मैं मैट्रिमोनियल वेबसाइट के थ्रू एक पर्सन से मिली हूँ। वहाँ पे जाकर हमने इन्वेस्टिगेशन करी तो हमें पता चला कॉर्पोरेट इज रेटेड वन ऑफ द मोस्ट वर्स्ट इंडस्ट्रीज। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, 20 लड़कियों की वीडियोस मिली हमें, फिजिकल रिलेशनशिप्स की वीडियोस थी। कुछ बहुत सीरियस केसेस हैं जो आजकल हमारी सोसाइटी के अंदर अब होने लगे हैं। इसका जो है एक मुस्लिम लड़के का अफेयर चल रहा है। रेडिकल वो वाले बिलीफ्स जो है इस्लाम के। एक केस ऐसा जो मैं कभी भूल ही नहीं सकता जिंदगी में। एक आदमी मेरे पास आया, वो कहता है मेरे अपने ही ब्रदर इन लॉ के साथ उसका अफेयर है जो मेरी सिस्टर का हस्बैंड है। कि जब उसको मेरी वाइफ का अफेयर करना था। हेलो एवरीवन, द नमित शो के एक और अमेजिंग पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज का हमारा पॉडकास्ट आप लोगों की बहुत सारे कमेंट्स एंड रिकमेंडेशंस के बाद हम लोग लेकर आए हैं। आज हमारे पॉडकास्ट पे हैं इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स मिस्टर नमन जैन, जिनके साथ हमने इससे पहले भी एक पॉडकास्ट किया था जिसको आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। मिस्टर नमन जैन को रिसेंटली मिला है इन्वेस्टिगेटर ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड फॉर हैंडलिंग वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव केसेस ऑफ द कंट्री। सो आज के इस पॉडकास्ट में हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से हमारी कंट्री के अंदर कुछ बहुत ही सेंसिटिव, हाई प्रोफाइल, बहुत कॉम्प्लेक्स प्राइवेट डिटेक्टिव केसेस को नमन सर ने हैंडल किया, सॉल्व किया, क्या थी उनके पीछे की स्टोरी, और किस तरह से हमारी कंट्री के अंदर ब्लैकमेलिंग, चीटिंग जैसे इतने बड़े बड़े स्कैम्स हो रहे हैं, कैसे वो होते हैं, कैसे लोग उनको करते हैं और कैसे बहुत ही मासूम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। आज उन्हीं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरीज को हम इस पॉडकास्ट में कवर करेंगे। वेलकम नमन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द नमित शो पे। कैसे? वेलकम नमित, आई एम गुड नमित। सर, सेकेंड टाइम यू आर हेयर, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। तो हमने जो पहला पॉडकास्ट शूट किया था गाइज, बिफोर हम आज का पॉडकास्ट आगे लेकर जाएं उससे पहले सर को याद होगा सर लास्ट पॉडकास्ट के अंदर जब हम डिस्कस कर रहे थे तो एक क्वेश्चन आपने ऑडियंस से किया था जब हम बात कर रहे थे अबाउट कि किस तरह से आप अपने एजेंट्स को फील्ड में भेजते हैं और किस तरह से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करवाते हैं। तो आपने क्वेश्चन किया था ऑडियंस से कि अगर मान लो किसी हाई प्रोफाइल या हाई सिक्योरिटी रेजिडेंशियल सोसाइटी में एक फैमिली की इंफॉर्मेशन आपको एक्सट्रैक्ट करवानी है, उनकी इंफॉर्मेशन निकालनी है, सो क्या तरीका हो सकता है लोगों के अकॉर्डिंग कि एक प्राइवेट डिटेक्टिव या एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर उस इंफॉर्मेशन को निकलवा पाए। तो लोगों ने कॉमेंट्स में उसके बहुत सारे आंसर्स दिए। तो आज सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, आप हमारे उस पिछले पॉडकास्ट के क्वेश्चन को देखते हैं लोगों ने क्या आंसर्स दिए, एंड यू बीइंग अ प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर टेल कि वो आंसर सही थे या नहीं। तो बेसिकली क्वेश्चन ये था कि एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी है जिसके अंदर जाके आपको किसी फैमिली की इंफॉर्मेशन निकालनी है, ठीक है, फॉर एनी पर्पज। मे बी इट्स अ प्री मैट्रिमोनियल केस, शादी से पहले का केस है, शादी के बाद का केस है, कोई और कॉर्पोरेट केस है, बट आपको उस सोसाइटी के अंदर जाना है जिसमें गेटेड कम्युनिटी है। गार्ड अंदर फोन करके पहले पता करता है कि मैं इस पर्सन को अंदर भेजूं या नहीं भेजूं। तो ऐसी सोसाइटी में आप एंट्री कैसे करोगे, ठीक है, और अंदर जाके फिर इन्वेस्टिगेशन कैसे करोगे, दैट वाज द क्वेश्चन जी। तो अब आई टेल यू वन ऑफ द मोस्ट कॉमन आंसर्स जो लोगों ने कमेंट्स में किए। तो एक बहुत कॉमन हमारे पास ये आंसर आया था कि आप किसी भी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिशियन या हाउस हेल्प या कि प्लम्बर, कोई भी ऐसा एक पर्सन बन के उसके डिस्गाइज में जा सकते हो सोसाइटी के अंदर। देखो क्या होता है कि इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर्स, ये सब जो हाउसकीपिंग का स्टाफ होता है ना, अंदर हाउसकीपिंग एजेंसीज होती हैं, और उसमें पहले से स्टाफ रिक्रूटेड होता है उनका, ठीक है। सो जो जिनको एम्प्लॉयमेंट मिली होती है वही अंदर जा सकते हैं, आप बन के नहीं जा सकते कुछ भी अंदर, क्योंकि सोसाइटी उन प्लम्बर्स की भी आइडेंटिटी कार्ड्स देख के ही उनको एंट्री देती है अंदर, सिक्योरिटी, ठीक है। सो ये दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट। एक और जो बहुत कॉमन आया सर वो ये था कि जो उस सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो सिक्योरिटी टीम है, उसमें से किसी एक गार्ड के साथ ज़्यादा फ्रेंडली हो जाना, उसको अपना पैल बना लेना, एंड उसके थ्रू किसी तरह से सोसाइटी के अंदर एंट्री ले लेना। देखो ये जो है ना, एक तो एक गार्ड नहीं होता है, ठीक, किसी भी सोसाइटी में मल्टीपल गार्ड्स, तो वन पर्सन कैन नॉट मेक यू एंटर इन, ठीक है। ऑल्दो वो खुद जाके अंदर कुछ भी पता कर सकता है, उसके बाद इतनी लिबर्टी है, बट फॉर दैट यू हैव टू गेट सो क्लोज टू हिम कि वो आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट करे। एंड डबल एज सोर्ड का मतलब ये है कि अगर आपका दोस्त बन गया और आपके साथ फेवर में आ गया, आपके सारी इन्फॉर्मेशन देने के तो दे देगा, लेकिन अगर नहीं आया तो सामने वाली पार्टी को जाके बता देगा कि आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गेन करने की कोशिश कर रहा है। ट्रू।
राइट. सो यू हैव टू बी एक्यूरेट, यू हैव टू फर्म वाइल एक्सट्रैक्टिंग इन्फॉर्मेशन. तो आप कोई भी चीज यू कैन नॉट लीव इट टू चांस. वेरी राइट. अब एक और थर्ड जो कोई बहुत कॉमन लोगों ने कमेंट्स में किया कि उसी सोसाइटी के अंदर आपके कोई एजेंट से एक फ्लैट रेंट आउट कर लें एंड जब वो वहाँ पे एज अ टेनेंट रहने जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उनके पास एक्सेस होगा सोसाइटी के अंदर का, तो वो ईजिली उस फैमिली की इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हैं, जो मुझे पर्सनली एक सही आइडिया लगा. ये कुछ एक्सटेंट तक सही है. ठीक है. ठीक है. लेकिन क्या होता है कि अगर आप किसी सोसाइटी में रेंट पे लेने जाते हो फ्लैट, एक आपको टेन्योर मिलता है एक इन्वेस्टिगेशन का. सपोज करो कि आपका जो टेन्योर है इन्वेस्टिगेशन, एक प्री मैट्रिमोनियल केस कितने टाइम में फिनिश करना होता है? 20 से 25 दिन में. ठीक है. राइट. एक प्री मैट्रिमोनियल केस को अगर आपको 20 से 25 दिन में फिनिश करना है, और अगर आप उस सोसाइटी में पहले रेंट पे फ्लैट ढूंढोगे, लैंडलॉर्ड को अपनी प्रोफाइल शो करोगे. कोई भी लैंडलॉर्ड आपको फ्लैट ऐसे नहीं है जब तक कि आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग ना हो उस सोसाइटी में रहने की. फिर आपको वहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है, उसके रेंट देना पड़ता है, एडवांस में रेंट देना पड़ता है, अपनी फैमिली को शो करना पड़ता है, उस फ्लैट को फर्निश करवाना पड़ता है, फर्निश करवाने के बाद वहाँ पे रहना पड़ता है. तो आप ये मान के चलो कि आपका इनिशियल सोसाइटी के अंदर एंट्री करने का एक्सपेंसिव 10 लाख रुपए का हो गया. राइट. सो और टेन्योर बढ़ गया आपका इन्वेस्टिगेशन का. तो इतना पैसा स्पेंड करके एक प्री मैट्रिमोनियल केस में तो आप नहीं करोगे कि आप जाके रहोगे. ये लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस के लिए अच्छा है. जैसे कि आपको एक अंडरकवर एजेंट डिप्लॉय करना है, आपका सब्जेक्ट अंदर ही रहता है. अंडरकवर एजेंट को आपके दोस्ती करनी है, उससे उसके साथ रहना है. ठीक है. उसको उसके साथ उससे इंफॉर्मेशन गेन करनी है. लॉन्ग टर्म ऑपरेशन, 6 महीने का ऑपरेशन है, 1 साल का ऑपरेशन है, तब तो ये ठीक है कि आपने अंदर फ्लैट ले लिया. तब यू कैन इन्वेस्ट सो मच ऑफ मनी एंड सो मच ऑफ टाइम ऑल्सो. बट फॉर अ केस लाइक अ प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन जो कि आपको 20 से 25 दिन में खत्म करना है एंड योर बजट्स आर नॉट वेरी हाई, तो उस केस में दिस थिंग वुड फेल. तो सर अब आप बताओ कि क्या बेस्ट वे पॉसिबल है ऐसे किसी ऑपरेशन को करने का? देखो, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो है ना मेथड्स अडॉप्ट किए जा सकते हैं. आई टेल यू, जैसे कि एक कॉमन मेथड जो होता है वो ये होता है कि रियल एस्टेट की जो वेबसाइट्स हैं, जो लिस्टिंग वेबसाइट्स, हाँ, जो बेसिकली रेंटिंग करती हैं या फिर जो आपको जहाँ से आप खरीद सकते हो, इन वेबसाइट्स पे जो है सारी किसी भी एक पर्टिकुलर सोसाइटी के जितनी भी वेकेंट फ्लैट्स हैं, ईदर इफ दे आर फॉर सेलिंग और इफ दे आर फॉर रेंटिंग आउट, तो वो सारे मेंशन्ड होते हैं. आपको क्या करना होता है, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाके अपने आप को रजिस्टर करो, रजिस्टर करके और आप वहाँ पे क्लिक करो कि आई एम इंटरेस्टेड इन दिस फ्लैट. आपके पास प्रॉपर्टी एजेंट का नंबर आ जाता है. प्रॉपर्टी एजेंट का नंबर आता है, प्रॉपर्टी एजेंट अपने आप ही आपको बहुत सारे कॉन्टैक्ट करना शुरू करते हैं. यू जस्ट हैव टू टेल द प्रॉपर्टी एजेंट कि भाई मुझे रेंट पे फ्लैट देखना है अपने लिए या अपने फादर के लिए, मदर के लिए या किसी के लिए या अपने बॉस के लिए, और प्लीज़ मुझे आप दिखा दो ये फ्लैट. आप प्रॉपर्टी एजेंट खुद ही आपको अंदर लेके जाएगा आपको फ्लैट दिखाने के लिए. ठीक है. और आप ऐसे मल्टीपल एजेंट से भी कॉन्टैक्ट करते हो ताकि आपकी विजिट्स मल्टीपल हो सके अंदर. अब आप एक बार अंदर चले गए, द आइडिया इज टू गेन एंट्री इनसाइड. वंस यू एंटर्ड इन, द रियल एस्टेट एजेंट इज विद यू. ठीक है. सो आपको घर दिखा रहा है. नाउ अब आप जब ऐसे में जाते हो तो आप एज अ कपल जाते हो. ठीक है. कि आपके साथ फीमेल भी है, मेल भी है. ठीक है. तो मेल ने कहा कि भाई मैं एक आपसे इतने में मेल बातें कर रहा है. फीमेल कहती है कि भाई मैं जो है एक बार सोसाइटी का राउंड काट के आती हूँ, कैसा लग रहा है, इनका क्लब देख के आती हूँ, जिम देख के आती हूँ. ठीक है. तो फीमेल वहाँ से आपकी चले जाती है. वंस शी गोज आउट, नाउ शी इज फ्री इनसाइड द सोसाइटी, शी कैन इजीली कंडक्ट इन्वेस्टिगेशंस. ठीक है. सो वो गई, वो उसके जो हमारा सब्जेक्ट है उसके नेबरहुड में गई. फीमेल को इन्फॉर्मेशन देने में ना कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, आराम से कलेक्ट कर सकती हैं. किसी भी आंटी से, नेबरहुड आंटी से बात करी जाके कि आंटी जी हम यहाँ पे फ्लैट ले रहे हैं, हमने ये वाला फ्लैट देखा है, हाउ इज़ द फ्लैट, हाउ इज़ द सोसाइटी. ठीक है. आपका नेबरहुड कैसा है यहाँ पे, अच्छा ये सामने जो उपल्स रहते हैं ये कैसे लोग हैं. ठीक है. इनके घर में कौन कौन है, क्योंकि इनके रिकमेंडेशन से ही हम फ्लैट ले रहे हैं. ठीक है. या इन्होंने किसी ने रिकमेंड किया, कुछ भी, मतलब यू हैव टू प्रिपेयर कवर स्टोरीज बिफोर यू गो. ठीक है. सो अपनी स्टोरीज प्रिपेयर करके दिमाग में जाते हैं एंड देन यू कैन इजीली कलेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड कम बैक. अगर इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी कम मिलती है, नेक्स्ट टाइम दूसरे नेबरहुड के पास जाओ, दूसरे एजेंट के थ्रू. दैट इज सो स्मार्ट. बट एक्चुअली मतलब ये वाली चीज जो है एक डिटेक्टिव ही प्लान आउट कर सकता है. ये शायद मेरे को लग रहा है साउंड थोड़ा इजी कर रही है, बट इट्स नॉट दैट इजी. आपको बहुत प्रिपेयर्ड होना होगा, प्रिपेयर्ड करना पड़ता है. बिकॉज यू नो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है किसी भी इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कवर स्टोरी. ठीक है. आप अपनी कवर स्टोरी क्या प्रिपेयर करते हो, राइट. अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड की वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हो या लोन की वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हो, तो यू हैव टू प्रिपेयर कवर स्टोरी. क्यों आप वहां पर हो, किस लिए आप वहां पर आए हो, आप कोई फ्लैट लेने जा रहे हो, आप वहां पर अगर आपकी कवर स्टोरी स्ट्रांग है, उतनी ही अच्छी आप इन्वेस्टिगेशन कर पाते हो. एंड आई गेस योर कॉन्फिडेंस एंड बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो मैटर्स अ लॉट यहाँ पे. डेफिनेटली. अगर आप सपोज करो, आपने बंटी चोर की स्टोरी सुनी है? नहीं. बंटी चोर इज कंसिडर्ड टू बी द बिगेस्ट
thief of India. अच्छा. Right, so he was jailed also for some time. बट उसमें का कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई था कि वो आपकी आंखों के सामने से आपकी चीजें चुरा लेता था. उसके ऊपर मूवी बनी है. अच्छा, ओए लक्की लक्की ओए. ओके. हाँ, तो उसमें उसका कॉन्फिडेंस लेवल दिखाया, क्या कॉन्फिडेंस लेवल था उसका. राइट, सो बेसिकली मैं कंपेयर नहीं कर रहा अपने प्रोफेशन को उसके साथ. मैं सिर्फ एक कॉन्फिडेंस की बात बता रहा हूँ आपको कि जब आपके अंदर जितना स्ट्रांग कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है, उतनी अच्छी आप कवर स्टोरी बना पाओगे और उसको एग्जीक्यूट कर पाओगे. फिर सेकंड थिंग इज टेलीफोनिक इन्वेस्टिगेशंस. टेलीफोनिक इन्वेस्टिगेशन कम रोल नहीं होता है. टेलीफोनिक इन्वेस्टिगेशन में बड़ा स्ट्रांग रोल होता है किसी भी एक इन्वेस्टिगेशन को करने में. अब हम ऑनलाइन बैकग्राउंड चेक्स जब करते हैं, किसी एक सब्जेक्ट के बारे में हम बैकग्राउंड चेक कर रहे हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ें चेक करते हैं. ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन आजकल बहुत सारी अवेलेबल है. तो आप एक सोसाइटी के अंदर अगर आपके पास सब्जेक्ट का नंबर नहीं भी है तो उसके नेबरहुड के नंबर्स आपको मिल जाते हैं. उस सोसाइटी में रहने वाले कई लोगों के नंबर्स आपको मिल जाते हैं. आप उनसे टेलीफोनिक इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हो अंडर सूटेबल कवर स्टोरीज कि भाई ये फैमिली आपके नेबरहुड में रहती है, ठीक है, एंड दे हैव अप्लाइड फॉर अ लोन, या उन्होंने इस जगह पे अप्लाई किया है, या हम इस क्लब से बोल रहे हैं, सोसाइटी से बोल रहे हैं. आप उनके बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो. Right, so there are various ways to extract information. It's only that how you need to put your brain to it. ठीक है, मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ. हर केस में डिफरेंट तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगी जी. ये कोई एक ही तरीका हर केस में नहीं चलेगा. बट आपको ये ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ता है अपनी टीम के साथ बैठ के कि इस केस में हम क्या एग्जैक्ट तरीका यूज कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन को करने का. ओके, दैट इज सो अमेजिंग सर. बट आई रियली अप्रिशिएट जितने लोगों ने भी कमेंट्स में आंसर्स दिए एंड ट्राई किया, दैट वाज ग्रेट. तो सर अब आगे चलते हैं आज के पॉडकास्ट में. अब ये पिछले उसको आंसर करना ज़रूरी था, विच वी डिड. बिफोर दैट आई लीव अनदर क्वेश्चन टू द ऑडियंस. ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग. देखते हैं कि इस बार ऑडियंस कैसे आंसर करती है, बिकॉज अब तो मैंने बहुत सारे तरीके ही बता दिए. ठीक है. मैं 2 क्वेश्चंस पुट अप करता हूँ ऑडियंस से. लेट अस सी कि हाउ डू दे आंसर दिस क्वेश्चन. आपको किसी की इस बार, अभी तो आपको रेजिडेंस में इंक्वायरी करनी थी, ठीक है, इस बार आपको ऑफिस में इंक्वायरी करनी है. ठीक है, नाउ यू हैव टू एंटर इनटू सिक्योर्ड बिल्डिंग, जैसे कि जहां पर सिक्योरिटी बहुत हाई है, एंड ऑफिस के अंदर आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है. कॉर्पोरेट ऑफिस है. कॉर्पोरेट ऑफिस है. सपोज करो कि किसी अच्छी बड़ी कंपनी का ऑफिस है, जहाँ पे सिक्योरिटी लेवल्स बड़े हाई हैं, और आपको अंदर जाके किसी एक सब्जेक्ट के बारे में उसकी प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन गेन करनी है. ठीक है, तो हाउ विल यू गेन दैट इन्फॉर्मेशन. ठीक है, तो आई लीव दिस क्वेश्चन दिस टाइम. दैट इज अ स्ट्रॉन्ग वन गाइज. मतलब ये और ज्यादा शायद ब्रेनस्टॉर्म करना पड़े. यहाँ तो बिजली वाला बन के भी नहीं जा सकते थे, इसलिए और एक क्वेश्चन और पुटअप करता हूँ जी. ये तो बड़ा सिंपल सा है, ठीक है, साउंड बड़ा सिंपल करता है, बट लेट्स सी कि इन्वेस्टिगेटिव मेथड क्या यूज करेंगे लोग. हमारे पास एक सब्जेक्ट है, उसका ऑफिस एड्रेस है. ऑफिस 3 शिफ्ट में काम करता है, 24 घंटे ऑफिस चलता है. हमें उसका शिफ्ट नहीं पता, लेकिन ऑफिस का एड्रेस पता है, और हमें पता है वो यहाँ पे काम करता है. हमें व्हीकल नंबर नहीं पता उसका. ठीक है, सो हमें उसका शिफ्ट टाइमिंग्स नहीं पता. तो उस सब्जेक्ट का हमें सिर्फ घर पता करना है, वो रहता कहाँ पर है. ठीक है, सो हाउ विल यू फाइंड आउट दैट हाउस. दैट इज थोड़ा सा ट्रिकी कि आपको ऑफिस का एड्रेस पता है उस एम्प्लॉय का, आपको ये पता है वो इसमें काम करता है, आपको उसकी शिफ्ट नहीं पता, उसका व्हीकल नंबर नहीं पता, उसका राउट नहीं पता. हाँ, लेकिन और उसका मोबाइल भी नहीं पता, और उसका मोबाइल नंबर भी नहीं पता, और आपको ये पता करना है उसका रेजिडेंशियल एड्रेस कहाँ है. हाँ. चलो गाइस, कमेंट्स प्लीज, ताकि हम अगले पॉडकास्ट में सर से जान सकें कि उसका राइट आंसर क्या था. बट यू गाइस डू ट्राई दैट. सर अब आते हैं हमारे आज के पॉडकास्ट के कोर पे, वेयर वी विल बी टॉकिंग अबाउट हमारी कंट्री के अंदर कुछ ऐसे बहुत बड़े सेंसिटिव केसेस जो आपने, आपकी एजेंसी ने हैंडल किए, जहाँ पे आपको भी लगा कि यार नॉर्मल लोग शायद सोच भी नहीं सकते वो चीज़ें हो गई. और अब जैसा कि हम सब जानते हैं शादियों का सीज़न चल रहा है. इट्स द मंथ ऑफ दिसंबर. नवंबर में इतनी शादियां हुई, दिसंबर में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अभी शादियों का फुल ऑन सीजन है. लाखों शादियां होनी है हमारी कंट्री में. लेकिन जितना लोग अब शादियां कर रहे हैं ना, मैंने एक बहुत कंसिस्टेंट चीज़ देखी है कि अब लोग शादियों से डरने भी लगे. पीपल आर स्केर्ड ऑफ रिलेशनशिप्स, मैरिजेस, क्योंकि बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एंड चीज़ है. एंड यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा ऐसा देखा गया है कि मैरिजेस में स्कैम्स बहुत होने लगे आजकल. जो मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स हैं, पीपल लुकिंग आउट फॉर अरेंज मैरिज सेटअप्स, तो बहुत से लोग अब आजकल ट्राई करते हैं मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स के थ्रू अप्रोच करने का एक सही पार्टनर को. एज अ प्राइवेट डिटेक्टिव, कभी आपके पास कोई ऐसा केस आया जहाँ पे आपने देखा हो कि मैट्रिमोनियल वेबसाइट के थ्रू किसी के साथ कोई बहुत बड़ा गड़बड़ हुई, कोई स्कैम हुआ? मैं आपको एक बात बताऊँ, जितने भी केसेस हमारे मैट्रिमोनियल फ्रॉड्स के आते हैं ना, 90% केस मैट्रिमोनियल वेबसाइट के थ्रू होते हैं.
राइट सो और मैट्रिमोनियल वेबसाइट के थ्रू क्या होता है कि आप सामने वाले पर्सन को अच्छी तरह जानते नहीं हो. कई सारी मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स ने आधार वेरिफिकेशन तो शुरू कर दिया है, बट इंडिया जैसी कंट्री में, ठीक है, आधार नकली बनवा लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. किसी अपनी आइडेंटिटी ही फेक कर लेना. सपोज मैं नमित के नाम से अपनी आइडेंटिटी एक अकाउंट खोल लिया, नमित का आधार नंबर मेरे पास है, वही आधार नंबर वेरीफाई करा लिया, ठीक है, बट मैं हूं तो नमन. राइट सो इट इज़ नॉट डिफिकल्ट. सो किसी और की आइडेंटिटी यूज़ कर लेना भी बहुत ईजी है इंडिया के अंदर, और ये ऐसे केसेस हमें बहुत सारे पकड़े हैं. राइट सो क्या होता है कि मैट्रिमोनियल साइट्स पे जब आप अपनी प्रोफाइल को डालते हो, ठीक है, दीज प्रोफाइल्स आर नॉट थॉरली वेरीफाइड. अब क्या होता है कि अच्छा, जो इजी टारगेट कौन होते हैं? इजी टारगेट वो लोग होते हैं हु हैव क्रॉस्ड द एज ऑफ मैरिज और दे हैव बीन डिवोर्स्ड अर्लियर. पीपल हु आर डेस्परेट टू गेट मैरिड मोर. हाँ, ठीक है. सो अब जब एज क्रॉस हो जाती है तो क्या होता है कि आपके लिए चॉइसेस कम हो जाती हैं. हाँ. अच्छा, और जब डिवोर्स हो जाता है तब भी चॉइसेस कम हो जाती हैं. तो आपको लिमिटेड चॉइसेस में किसी को चूज करना पड़ता है. एंड ये जो मैट्रिमोनियल फ्रॉडस्टर्स होते हैं ना, इनको सब मालूम होता है कि किसी की साइकोलॉजी को कैसे कैप्चर करना है. कुछ लोग होते हैं जो एनआरआई एजेंट्स एनआरआई बन के आपसे बातें करेंगे, कहेंगे जी मैं अफगानिस्तान में डॉक्टर हूँ, मैं आर्मी में काम करता हूँ, मैं रॉ में काम करता हूँ, मेरे पास जो है वो प्रॉब्लम्स हैं, मैं अपनी आइडेंटिटी पूरी तरीके से रिवील नहीं कर सकता हूँ, मैं बिजी बहुत रहता हूँ. एंड यू नो धीरे धीरे करके आपसे बातें करना शुरू करेंगे. आप उनकी प्रोफाइल देख, अच्छा, बातों में क्या होता है कि चैंपियन होते हैं. इनके पास अगर ये डॉक्टर बोलेंगे ना, तो इनका डॉक्टर की पूरी नॉलेज होगी. ठीक है, उनका पूरा कवर होगा कि आज मैं इस सर्जरी में बिजी था, आज मैं ये काम कर रहा था, आज मैं वो काम कर रहा था. अगर आर्मी बोलेंगे तो आर्मी की पूरी नॉलेज होगी. राइट, सो रॉ बोलेंगे तो उसकी पूरी नॉलेज होगी. ठीक है, सो दे आर गोइंग टू प्ले विद योर ब्रेन. वो आपको कन्विंस कर देंगे कि हाँ वो ऐसी किसी प्रोफाइल में काम करते हैं. एंड देन यू नो आफ्टर यू गेट इमोशनल विद देम, आपको पूरा टाइम देंगे, आपसे बातें भी करेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस भी करेंगे. अच्छा, क्या होता है कि एक बार ना एक टाइम पे आता है जब आदमी किसी से ज़्यादा बातें करता है तो इमोशनली डिपेंडेंट हो जाता है उसके ऊपर. क्योंकि आप अपनी लाइफ की इनसिक्योरिटीज़ को, अपनी लाइफ की पहले तो आप अच्छी बातें डिस्कस करते हो, बट धीरे धीरे करके आप लाइफ की इनसिक्योरिटीज़ को डिस्कस करना शुरू कर देते हो. ठीक है, लाइफ में आप क्या खराब चल रहा है वो भी डिस्कस करना शुरू कर देते हो, बिकॉज आपको वो सपोर्ट देता है सामने वाला. तो आप उसके ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हो. और ये इमोशनली डिपेंडेंट करते चले जाते हैं आपको अपने ऊपर. जब 2 महीने का टाइम पास हो जाता है ऐसे करते करते, या 3 महीने का टाइम पास हो जाता है, देन देयर डिमांड्स स्टार्ट अराइजिंग. मेरी मदर घर में इल हो गई हैं, उनको इमीडिएट पैसे की ज़रूरत है, मैं भेज नहीं पा रहा हूँ, कैन यू सेंड दैट मनी ऑन दिस अकाउंट. ठीक है, तो कितने की ज़रूरत है? पहले कम मांगते हैं, अभी 2 लाख रुपए की सिर्फ ज़रूरत है, आप प्लीज़ 2 लाख रुपए जमा करा दो, कर देते हैं. फिर थोड़ा टाइम फिर बातें करते रहते हैं. फिर थोड़ा टाइम बाद कि अरे मैं तो यहाँ पे फंस गया हूँ, मेरे पास यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है और यहाँ पे मैं अपने बैंक अकाउंट से पैसे विड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, आप प्लीज़ इतने पैसे जमा करा दोगे. देन वो फिर से जमा करा देते हैं. फिर कहते हैं मैंने आपके पास कस्टम्स से गिफ्ट भेजा, कस्टम्स पे अटक गया है वो, आपके पास मैंने एक डायमंड का सेट भेजा था लेकिन उन्होंने वो देख लिया कस्टम्स पे, उसको छुड़ाने के लिए जो है मैंने यहाँ से सेट भेजा, वो 50 लाख रुपीज़ का सेट है या कुछ और चीज़ है, गिफ्ट है, उसको छुड़ाने के लिए आपको 3 लाख रुपए लगेंगे, वो 3 लाख रुपए कस्टम्स में जमा कराने पड़ेंगे. वहाँ से कस्टमर ऑफिसर को बना के किसी को कॉल करवा देंगे कि जी आपका ऐसे ऐसे कोई कोरियर आया हुआ है, यहाँ पे हमारे कस्टम्स में फंसा हुआ है, ठीक है, इसने भेजा हुआ है, आपको इतने पैसे जमा कराने पड़ेंगे, कस्टम से रिलीज़ कराना है. तो ऊपर से जाके लोग बेचारे इनोसेंट होते हैं, जाके जमा करा देते हैं पैसे. इस तरीके से लोग फ्रॉड कर लेते हैं. तो बेसिकली क्या है कि अलग अलग तरीक़ों से ना लोग फ्रॉड करते हैं. अच्छा, कोई एनआरआई एजेंट बन के फ़ोन करता है, कोई मैंने बताया आपको, कोई लोकल भी बन के फ़ोन करता है, लोकली बता दिया कि मैं डॉक्टर हूँ. इट्स नॉट ज़रूरी नहीं है कि एनआरआई बन के ही बताए. ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि मैट्रिमोनियल साइट्स के थ्रू किसी को भी फ्रॉड करना इज़ वेरी वेरी ईजी. ओके, इम्पॉर्टेंट क्या है कि लोगों को ये जानना चाहिए कि जिससे भी वो बात कर रहे हैं वो कौन है एट द इनिशियल स्टेज इटसेल्फ. तो बैकग्राउंड चेक इज मैंडेटरी. आई टेल यू अ स्टोरी. जी, ये आपका अपना केस है? हमारा अपना केस है. यस, वी हैव जस्ट सॉल्व्ड इट यू नो अ फ्यू मंथ्स बैक. हमारे पास एक क्लाइंट आई. क्लाइंट कहती हैं कि मैं मैट्रिमोनियल वेबसाइट के थ्रू एक पर्सन से मिली हूँ एंड ही इज़ अ डॉक्टर इन इंडिया. अच्छा, ये क्लाइंट एनआरआई है. ठीक है. शी डजंट स्टे इन इंडिया एंड वो इंडिया से बाहर रहती है. वो इंडिया से बाहर रहती हैं. ठीक है, सो मैं एक लड़के से मिली हूँ और वो जो लड़का है ही इज़ अ यू नो वेरी गुड पर्सन. बट क्या होता है कि वो ना मैं उससे बातें भी करती हूँ, ही इज़ क्वाइट गुड टू मी ऑल्सो. एंड मैं उससे इंडिया में गई भी हूँ और मैं इंडिया में आके मिली भी हूँ. हमारे फिजिकल रिलेशनशिप्स भी डेवलप हुए आपस में. ठीक है, सो वी हैव बिकम क्वाइट क्लोज टू ईच अदर. ही इज़ अ डॉक्टर, ही रिमेन्स बिजी, और वो आर्मी में डॉक्टर है. तो आर्मी में डॉक्टर क्या होता है कि प्रोटोकॉल्स होती हैं, कभी वो कॉल ले पाते हैं, कभी नहीं ले पाते हैं. बहुत लंबे लंबे टाइम तक के लिए, कभी कभी ऐसा भी होता है 3-3 4 दिन तक मेरा कॉल नहीं लेता है.
ठीक है, कभी ऐसा भी होता है इवनिंग आवर्स में तो खास तौर से कभी कॉल लेता ही नहीं है मेरा, ठीक है, तो इवनिंग में तो कभी भी कॉल नहीं लेता है मेरा। एंड वो जो है धीरे धीरे करके मुझसे पैसे भी मांगता रहता है किसी ना किसी बहाने से, एंड आई बीन पेइंग हिम। मैं अभी तक हमारा 2-3 साल का रिलेशनशिप हो गया है, मैं उसको प्रॉब्लम 25 लाख रुपए दे भी चुकी हूँ, ठीक है, गिफ्ट, कभी गिफ्ट्स की फॉर्म में, कभी किसी और फॉर्म में, कभी किसी और फॉर्म में। कहते हैं कि लेकिन जब भी मैं उससे मैरिज की बात करती हूँ अब कि भाई अब 2 साल हो गए, लेट्स गेट मैरिड, तो किसी ना किसी तरह टालता रहता है। जबकि हम मिले मैट्रिमोनियल वेबसाइट के थ्रू ही हैं, तो किसी तरह टालता रहता है, नहीं अभी नहीं मैरिज करनी, आज मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, मेरे घर पेरेंट्स क्योंकि हमारी वो अलग है, कास्ट अलग है, इसलिए मान रहे हैं, तो आई एम ट्राइंग टू कन्विंस माई पेरेंट्स, ये और वो। कहते हैं कि आप उसके बारे में पता कर दो प्लीज़ कि इसका बैकग्राउंड क्या है। मैंने, आप इसके बारे में क्या जानते हो? आपका 2 साल का रिलेशनशिप, आपके पास रेजिडेंशियल एड्रेस है? कितनी नहीं, रेजिडेंशियल एड्रेस नहीं है। मैंने कहा ऑफिस एड्रेस है? कितनी ऑफिस एड्रेस भी नहीं है। तो मैं कहते हैं कि सिर्फ मोबाइल नंबर है। मैंने कि सिर्फ एक मोबाइल नंबर के बेस पे आप 2 साल से एक रिलेशनशिप को मेंटेन कर रहे हो, ठीक है, एंड यू नॉट इवन नो हिज रेजिडेंशियल एड्रेस, इज दैट वाइज? कहते हैं कि नमन जी अब तो जो हो गया वो हो गया, दैट इज़ वाई आई कम टू यू, विच इज़ लॉजिकल ऑल्सो। मैंने कहा ठीक है, आप उसका मुझे नंबर दे दो जो भी आपके पास है, ठीक है, लेट्स सी कि उसमें क्या निकलता है। अब हमने उसने नंबर दे दिया और उसकी फोटोग्राफ दे दी, उसकी फोटोग्राफ थी उसकी, उसने फोटोग्राफ दे दिया हमें। अब हमने उस नंबर के बेस से अपने रिसर्चेस करने शुरू कर दिए। जब हमने रिसर्चेस करने उसके बारे में शुरू करे, ठीक है, तो हमारे को जो वो नंबर था वो गलत एड्रेस पर रजिस्टर्ड मिला, ठीक है। सो वो एड्रेस, वो कोई और ही नाम था, वहाँ पे उसका कोई उसका लिंक ही नहीं था। लेकिन इस नंबर में एक ऑल्टरनेट नंबर उसने मेंशन किया हुआ था पहले, ओके, ठीक है। जब आप नंबर लेते हैं एक ऑल्टरनेट नंबर होता है, हमने उस ऑल्टरनेट नंबर के ऊपर रिसर्च करी। जब उस ऑल्टरनेट नंबर के ऊपर रिसर्च करी, ठीक है, तो वो नंबर इस लड़के के नाम से निकल आया, ओके, ठीक है। और जब हमने उसके ऊपर फर्दर रिसर्च करी तो हमारे को एक एड्रेस मिला, ठीक है। अब हमने एड्रेस जो फाइंड आउट किया वो एक छोटे से गांव का एड्रेस है दिल्ली का, ठीक है। सो दिल्ली में भी विलेजेस होते हैं ना, छोटे छोटे विलेजेस हैं, जैसे किलोकरी है, पालम है, इन सब जगह हैं। तो हमें एक छोटे विलेज का एड्रेस मिला उसका। हमने वहाँ पे जाके उसके बारे में पता किया, ठीक है। तो वहाँ पे जाके पता चला कि जी वो तो, ये तो उसका बचपन का एड्रेस है, यहाँ पे तो बहुत पहले रहा करते थे, फादर मदर के साथ वो रहता था, यहाँ तो कब के शिफ्ट हो गए वो लोग। फिर हमने जो है उसके बारे में फर्दर रिसर्च शुरू करी, उस नंबर के ऊपर और रिसर्चेस करी, उस नंबर से रिलेटेड जितना भी डेटाबेस था वो सारे डेटाबेसेस निकाले उसके, तो हमें उसको और 3-4 एड्रेसेस मिले। तो हम हर एड्रेस में इन्वेस्टिगेशन करते पहुंचे, तो हम पहुंचे उसके लेटेस्ट एड्रेस पे पहुंच गए हम समहाउ, जहाँ पे वो अभी करंटली रहता है। वहाँ पे जाकर हमने इन्वेस्टिगेशन करी तो हमें पता चला कि वो पर्सन जो है ऑलरेडी मैरिड है किसी और के साथ, उसके 2 बच्चे हैं उस लेडी के साथ, ठीक है। इवनिंग में अपनी वाइफ के साथ ही रहता है, एंड ही वॉज नॉट इवन अ डॉक्टर। आर्मी की तो बात छोड़ो, ही वॉज जस्ट अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इन अ कंपनी। उसको MR का वो जॉब करता है, अभी भी जॉब करता है। हमने उसकी कंपनी भी फाइंड आउट कर ली किस कंपनी में जॉब कर रहा है। हमने ये भी फाइंड आउट कर लिया कि उसकी 60,000 रुपये वहाँ पे सैलरी है सिर्फ, ठीक है। सब कुछ हमने बता दिया उसको। एंड दिस मैन हैज़ नॉट बीन एक्सप्लॉइटिंग ओनली अवर क्लाइंट, वी फाउंड आउट वो 6 और वुमेन के साथ ऐसे ही इसी तरीके से टच में है, और इसी तरीके से कभी इस वुमन से पैसे ले लिए, कभी इससे ले लिए, कभी इससे ले लिए। उसका महीने का खर्चा इसी चीज़ से चलता है, और उसकी वाइफ को, उसके घर में उसके पेरेंट्स को मालूम ही नहीं है। वो सोचते हैं कि ये कमाता बहुत है बाहर जाके, उनको भी नहीं मालूम है बाहर जाके क्या काम कर रहा है। और ये सारे मैट्रिमोनियल वाले फ्रॉड्स कर रहा है बंदा, और ये सारे मैट्रिमोनियल वाले फ्रॉड्स ही कर रहा है, उसी के थ्रू ही कमा रहा है। वो उसका प्रोफेशन है, उसकी इनकम का सोर्स है। गॉड गॉड। तभी मतलब ऐसे केसेस के बाद लगता है कि हाउ रिस्की इट इज, एंड कितना केयरफुल होना जरूरी है इस चीज में। बहुत केयरफुल होना जरूरी है। मैट्रिमोनियल साइट्स के थ्रू अगर आप रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश कर रहे हो तो यू हैव टू बी श्योर कि जो सामने वाले प्रोफाइल से आप बात कर रहे हो सिर्फ उसके बात करने के तरीके पे मत जाओ। हाँ। या अगर वो कह रहा है तो मत मान लो, तो उसको मत मान लो जो भी उसने कहा है। वेरीफाई योरसेल्फ, उसके ऑफिस वेरीफाई करो, उसका रेजिडेंशियल एड्रेस लो। अगर कोई कहता है कि मैं डिवोर्स हो गया, कितने केस हमारे पास ऐसे आते हैं, ठीक है, जिसमें वो कहते हैं जी मेरा डिवोर्स हो गया प्रीवियस वाइफ से, ठीक है। लोग डिवोर्स की डिक्री भी नहीं मांगते, वो ये भी नहीं वेरीफाई करते पर्सन का एक्चुअली में कोर्ट में डिवोर्स हुआ भी या नहीं हुआ। कितने केस हमारे पास आए हैं, डिवोर्स हुआ ही नहीं होता, दोबारा से शादी कर रहे थे हमारे क्लाइंट के साथ, और बाद में पता चलता है प्रीवियस से तो वाइफ से तो उसका डिवोर्स ही नहीं हुआ, ठीक है। लोग हिचकते हैं, हेजिटेट करते हैं। दे आर स्टिल नॉट ओपन इन इंडिया टू आस्क फॉर अ डिवोर्स डिक्री। भाई तू अपना रेजिडेंशियल एड्रेस प्रोवाइड कर, ठीक है, यू प्रोवाइड योर ऑफिस एड्रेस, you provide a copy of divorce decree, then we are going to get into a relationship with each other। जो जेन्युइन लोग होंगे ना वो आपको प्रोवाइड भी करेंगे और आपसे लेंगे भी, ट्रू, ठीक है। और जो इनजेन्युइन होंगे ना वो ईगो पे आ जाएंगे, नहीं ऐसा आपको क्यों चाहिए, आपको मेरे पर ट्रस्ट नहीं है, ठीक है, ये कोई तरीका होता है, हाउ कैन यू बी सो ब्लंट, ठीक है, और या अवॉइड करना शुरू कर देंगे देना। तो आप तभी समझ जाओ कि फेक प्रोफाइल है। गॉट इट।
तो सर यहाँ हमने बात की मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स की, लेकिन जब हम ये रिलेशंस की बात कर रहे हैं तो अब एक और वे है। अब जैसे कई लोग सोचते हैं कि यार मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स तो बहुत ज़्यादा एक नॉट सो राइट सेटअप मानने लगे हैं। आजकल लोगों को लगने लगा है लेट्स ट्राई डेटिंग वेबसाइट्स फॉर दिस, कि चलो हम डेटिंग वेबसाइट पे एक पार्टनर ढूंढ लेते हैं, क्या पता वहाँ एक सीरियस पार्टनर मिल जाए, इवन रिलेशनशिप भी हो जाए। तो ये जो डेटिंग एप्स हैं और ये जो डेटिंग साइट्स हैं, हाउ सेफ दे आर? या देखो मैं बताता हूँ कि क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि एक तो मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू रिश्ते नहीं हो रहे हैं जी, हो रहे हैं तभी चल रही हैं। जी जी, ठीक है, मैं ये नहीं कहता सारी प्रोफाइल्स फेक होती हैं, लेकिन मैनी प्रोफाइल्स आर फेक, राइट। सो एंड सिमिलर इज विद डेटिंग साइट्स। डेटिंग साइट्स मैट्रिमोनियल साइट से भी ज़्यादा है। ठीक, क्या है कि डेटिंग साइट्स के ऊपर यू नो एवरी पर्सन, बैचलर एंड इवन मैरिड पीपल, दे गेट इनटू डेटिंग साइट्स। ठीक है, सो लोग क्या करते हैं, एंड खास तौर से यू कैन अंडरस्टैंड कि मैन की पॉपुलेशन हमसे ज़्यादा होती है डेटिंग साइट्स पे। ठीक है, और फीमेल की पॉपुलेशन कम होती है, राइट। एंड जो फीमेल्स की पॉपुलेशन होती है, men कैन बी easily enticed into something। और सबसे ज्यादा जो सेक्सटॉर्शन के केसेस आ रहे हैं वो डेटिंग साइट्स के थ्रू ही आ रहे हैं। एक्सटॉर्शन सुना है? व्हाट इज सेक्सटॉर्शन? सेक्सटॉर्शन नहीं सुना? मैं बताता हूँ। सेक्सटॉर्शन क्या होता है कि एक्सटॉर्शन थ्रू सेक्स। ओके, ठीक है, तो विच मीन्स कि पहले तो क्या करते हैं कि वो एंटाइज करते हैं। ये तो आजकल बड़ा कॉमन फ्रॉड हो गया, लोग जानते भी होंगे इस फ्रॉड के बारे में, जिसमें कि लोग डेटिंग साइट्स के थ्रू किसी लड़की से मिलते हैं, वो लड़की आपसे फ्रेंड बनती है, आपसे बातें करती है, और बातें करके आपको एंटाइज करके अपनी तरफ आपकी फेसबुक फ्रेंड बन जाएगी, आपकी इंस्टाग्राम पे फ्रेंड बन जाएगी, आपके सारे कॉन्टैक्ट्स को डाउनलोड कर लेगी वहाँ से। फिर एक दिन बोलेगी चलो लेट्स हैव अ वीडियो कॉल। वीडियो कॉल जब करती है तो समहाउ शी स्टार्ट्स गेटिंग नेकेड, और आपको भी कहती है कि आप भी नेकेड हो जाओ। वंस यू गेट नेकेड, वो आपका पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं, अंदर आपको ये ब्लैकमेल करते हैं कि ये जो है हम चीज़ आपके सारे कॉन्टैक्ट्स को भेज देंगे जो हमने फेसबुक से डाउनलोड किए हैं। अब आदमी इतना घबरा जाता है यार, किसी के ऑफिस से कलीग्स भी हैं, आपके कस्टमर्स भी हैं, क्लाइंट्स भी हैं, आपकी फैमिली भी है, उसमें आपकी वाइफ भी है, आपके बच्चे भी हैं, आपके एक्सटेंडेड फैमिली भी है, सारे रिलेटिव्स हैं, सबको अगर आपकी ऐसी वीडियो चली जाएगी तो कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट है। लोग सुसाइड कर लेते हैं इस प्रेशर में आके, इतना प्रेशर होता है। और फिर ये लोग ब्लैकमेल शुरू करते हैं 5,000 रुपये से, और कितने लोगों मैंने देखा 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए दे चुके हैं। अभी बॉम्बे का केस आया, एक सीए ने बेचारे ने सुसाइड कर लिया आफ्टर पेइंग 3 करोड़ ऑफ रुपीज़। हमने एक केस ऐसा किया हैदराबाद में। फादर, हमारे डॉटर आई, डॉटर कहती है कि जी मेरे फादर जो हैं वो घर की, हमारी 4 प्रॉपर्टी थी, 4 में से 3 प्रॉपर्टी बेच चुके हैं, हमें पता ही नहीं पैसा कहाँ जा रहा है उनका, हमें बताते ही नहीं है कुछ, बिजनेस डाउन जाता जा रहा है, और आप प्लीज़ पता कर दो पैसा कहाँ फ्लो आउट कर रहा है। हमने उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन करी तो ही वॉज बीइंग ब्लैकमेल्ड, और वो सारी प्रॉपर्टीज बेच के सारा पैसा दे चुके थे उनको। ठीक है, सो इस तरीके से ब्लैकमेलिंग का रैकेट्स खुले हुए हैं। तो सेक्सटॉर्शन इज वन थिंग। अच्छा, अब क्या होता है कि इसमें सेक्सटॉर्शन ये तो हो गया ऑनलाइन। अब क्या होता है कि सेक्सटॉर्शन ऑफलाइन भी होने लगा है। इसमें बहुत सारी फीमेल्स आ गई हैं, चलो डेट पे मिलते हैं, वो आपको एक जगह बुला लेंगी, चलो यहाँ पे इस होटल में चलते हैं। होटल में जाती हैं, वहाँ पे जाके उनके जो पिम्प्स होते हैं और जो पुलिस का नेटवर्क होता है, लोकल पुलिस वालों को अपने फेवर में रखा हुआ होता है, वहाँ पे एक बार आपको रूम में ले गई, वहाँ पे जाके अंदर रूम में ले आके वीडियोस बना लेती हैं आपकी, और फिर कहती हैं कि जी मैं तुम्हारे पर रेप का चार्ज लगाऊंगी। ठीक है, और फिर आपसे पैसे एक्सट्रैक्ट करना, और फिर पुलिस वाले भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, लोकल वो उनके पिम्प्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, तो खूब पैसा निकाला जाता है। लोग इस बात को समझते नहीं है। और अब नया स्कैम आया एक। ठीक है, नया स्कैम क्या है कि ये तो अभी मुझे पता चला है कि ये भी चीज़ें होने शुरू हो गई हैं। जो ये स्कैम जो है नॉर्मली यूके यूएस जैसी कंट्रीज में ज़्यादा चलता था। ठीक है, अब इंडिया में भी आ गया। अब क्या कर रही हैं लड़कियां, डेटिंग साइट्स के थ्रू, हमारे क्लाइंट ने कॉल किया। आपका एक केस था? हाँ, हमारा ही केस है जी। हमारे क्लाइंट ने कॉल किया, हमारे क्लाइंट ने कॉल करके एक उसका जो है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट था अपनी वाइफ के साथ। हस्बैंड वाइफ आर स्टेइंग सेपरेट। ठीक है, तो नाउ ही थॉट कि चलो मैं डेटिंग साइट पे जाता हूँ। हस्बैंड ने सोचा हाँ, आई विल हैव अ पार्टनर फॉर माई सेल्फ। तो उसने पार्टनर सीख करने के डेटिंग साइट पे चला गया। डेटिंग साइट पे गया, वहाँ पे जाके उसको एक लड़की पसंद आई, उसने भी इंटरेस्ट दिखाया, शो किया, दोनों की आपस में बात शुरू हो गई, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। दिस गर्ल कॉल्ड हिम टू अ रेस्टोरेंट इन चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ ने बुलाया, कहती है सेक्टर 26 में आप मुझसे मिल लो। वो सेक्टर 26 में जाके उससे मिला। उसने रिस्क है, रिस्क नहीं है, क्या दिक्कत है इसमें, आई विल गो एंड मीट हर। वो जाके मिला तो कहते हैं कि चलो इस क्लब में चलते हैं, क्लब अच्छा है। ठीक है, उस क्लब में ले गई उसको। अच्छा, वहाँ पे आराम से बैठ के दोनों ड्रिंक कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। ठीक है, और खाना वाना खा रहे हैं। बिल आया जब 1,10,000 रुपये का, एक नाइट का, वो एक डिनर का, वो एक डिनर का बिल 1,10,000 रुपये का। ठीक है, उसको वो देख के हैरान। उसमें एक ड्रिंक का चार्ज लगा हुआ है, एक ड्रिंक का 7,000, एक दूसरी ड्रिंक का 8,000, जो
और जो गर्ल ड्रिंक ले रही है उसका उतना चार्ज लगा हुआ है, ठीक है। जो उसने खुद ड्रिंक लिया वो सस्ती हैं, ठीक है, उसे मेन्यू में से देख के ली थी, ठीक है। सो 1,10,000 रुपए का वो देख के हैरान हो गया। अब वहां पे सारे बाउंसर्स खड़े हुए, सब खड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब वो मना भी नहीं कर सकता पे करने से, बेचारा गवर्नमेंट सर्वेंट था, वो पे करके वहां पे तो आ गया। अब उसने करी पुलिस में कंप्लेंट। पुलिस में कंप्लेंट करने से क्या हुआ कि कहता जी आप अपनी विश से गए थे, ठीक है, आपको मेन्यू देखना चाहिए था, ठीक है, आपने खाना खाया, आप उनका 1,10,000 रुपये बोला, 10 लाख रुपये आपको पे तो करना ही पड़ेगा, इसमें इलीगल क्या है, ठीक है। लेकिन आप एक बात सोचो, अब ये लड़की उस क्लब के साथ मिली हुई है, जानबूझ के अब इसने क्लब से वो ड्रिंक्स क्लब को पैसे पे कराए, अपने पैसे कैश में ले लिए, ठीक है। सो प्रॉब्लम क्या है, स्कैम तो हुआ है, बट चैलेंज नहीं कर सकता इस स्कैम को वो लीगली। स्कैम है भी, लेकिन लीगली चैलेंजेबल नहीं है, बिकॉज आप अपनी विश से ऑर्डर कर रहे हो हर चीज, ठीक है। सो ये भी नया स्कैम चालू हो गया। और उस क्लाइंट की हमने हेल्प करी, फिर हमने उस लड़की का रोज ऐसे जाते हुए उस क्लब में वीडियोस बनाए, अलग अलग डेट्स पे अलग अलग लोगों को लेके जा रही है, ठीक है। ऐसे देखा कि उन लोग जो उसका बिल पे कर रहे हैं उनके वीडियोस बनाए, उनके इंटरव्यूज किए, वो हमने अपने क्लाइंट को सबमिट किए, ठीक है। तो क्लाइंट ने फिर हमने क्लाइंट को एडवाइस किया कि दैट यू शुड ब्रिंग इट टू द नॉलेज ऑफ पीपल, उसको पब्लिक अवेयरनेस में आप लेकर आओ कि अलग अलग जगहों पर रिव्यूज पोस्ट करो इस क्लब के बारे में, इस लेडी के बारे में, इस ऐप के बारे में, जिस तरीके से आपको एक्सप्लॉइट किया गया है, अपने सारे इनवॉइसेस लगा के, व्हाट्सएप की चैट्स लगा के लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करो, ये खुद ही आपके पास आ जाएंगे आपके पैसे वापस करने, ठीक है। तो नाउ द क्लाइंट इज अबाउट टू इंप्लीमेंट दैट। तो ये एक नया फ्रॉड आ गया है। पीपल शुड बी अवेयर ऑफ गेटिंग इनटू डेटिंग साइट्स, मैट्रिमोनियल साइट्स। दे शुड बी अवेयर कि मैं अगर एक डेटिंग साइट पे जा रहा हूं, मैं किसी से बातचीत कर रहा हूं, तो वो पर्सन है कौन भाई, उसका रेजिडेंशियल एड्रेस, ऑफिस एड्रेस, पेरेंट्स के नाम, ठीक है, वो क्या काम करते हैं, क्वेश्चंस पूछो उससे, ठीक है। यू शुड गेट अप्रोप्रिएट आंसर्स, वेरीफाइबल आंसर्स, देन गेट इनटू अ रिलेशनशिप। इमोशनली इन्वॉल्व अपने आपको इतना इजीली नहीं करना चाहिए। प्रॉब्लम आई गेस सर यहीं पे आती है कि इंसान जब इमोशनली किसी से अटैच हो जाता है ना, जब वो इमोशनली उसको कहीं से एक वो वार्मथ मिलनी स्टार्ट होती है, फिर उसको ना सही गलत दिखना थोड़ा सा कम हो जाता है। वही वो पॉइंट होता है जहाँ पे या तो स्कैम होता है, वो चीट किया जाता है, या कुछ भी उसके साथ गलत होता है। बिल्कुल, देखो पता है क्या होता है कि इमोशनल एंगल जो होता है ना, वो बड़ा डिफिकल्ट टू हैंडल होता है। बट आपको इमोशंस में जाना है या नहीं जाना है, ये भी आपकी अपनी चॉइस ही होती है, ठीक है। क्योंकि अगर सपोज करो एक दिन में तो आपके इमोशंस पैदा होते नहीं है, इमोशंस इट टेक्स टाइम टू बिल्ड अप इमोशंस। अगर आप शुरू में ही किसी ऐसे पर्सन के साथ जो आपको अच्छा लग रहा है उसकी एक वेरिफिकेशन करा लो एंड देन स्टार्ट टॉकिंग टू हिम, व्हाट्स द हार्म। बट कभी कभी ना वो होता है कि इंसान को क्लिक भी नहीं करता कि ये पर्सन कुछ वो है, या इसमें मतलब वेरिफिकेशन की जरूरत भी है। बेसिकली क्या होता है, इमोशंस में पढ़ के ना लोग क्या करते हैं कि बिना वेरिफिकेशन के जब इमोशंस में चले जाते हैं, दे गेट इजीली एक्सप्लॉइटेड, ठीक है। एक्सप्लॉइटेशन कहीं पे भी हो सकता है। नाउ थिंग, हमने एक केस किया जिसमें यू नो द गर्ल वाज मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू मिले, लड़का लड़की, राइट। सो आपस में मिले, 2-4 बार मिले, 5 बार मिले, दोनों की आपस में बातचीत शुरू हो गई। अब बातचीत जब शुरू हो गई आपस में, तो द गर्ल बिकेम क्वाइट इमोशनली डिपेंडेंट ऑन द बॉय, ठीक है। बाद में पेरेंट्स को रियलाइज हुआ कि ये बॉय ने झूठ बोला, ये तो पहले से मैरिड था, ठीक है, और उसका डिवोर्स हुआ हुआ है। अब पेरेंट्स ने मैरिज कॉल ऑफ कर दी, ठीक है, लेकिन गर्ल इतनी इमोशनली इन्वॉल्व हो गई उसके साथ कि अब वो उससे विड्रॉ ही नहीं कर पा रही है, ठीक है। अब वो कहते हैं मुझे इसी से शादी करनी है, ठीक है, ऑल दो मिले मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू है। इमोशंस जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब आप देखो, और लोग ना आपके इमोशन से प्ले करते हैं। अब हमारे पास एक कम्युनिटी, अभी हमने एक केस किया, ठीक है, जिम इंस्ट्रक्टर्स हो गए, जुम्बा इंस्ट्रक्टर्स हो गए, डांस इंस्ट्रक्टर्स हो गए, ऐसे लोग, फिजियोथेरेपिस्ट हो गए कई सारे। मैंने कहा सारे लोग खराब होते हैं, फिर से मैं बता रहा हूँ, इसमें बहुत लोग, ज़्यादातर लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग जो हैं हर प्रोफेशन ब्लैक शीप है, हमारे प्रोफेशन में भी हैं, ठीक है। लेकिन उन लोगों से सिर्फ आपको बच के रहना है। अब ये लोग क्या करते हैं, एंटाइस करते हैं वुमेन को। वो क्या करते हैं कि अब हमने एक जिम इंस्ट्रक्टर का केस किया, वो जिम इंस्ट्रक्टर क्या करता था, वो बेसिकली तो आपके पास कोई लेडी आई केस? हाँ, एक लेडी आई, वो लेडी आके हमसे कहती हैं कि नमन जी मेरे को जो ना एक जिम इंस्ट्रक्टर, आई एम इन लव विद अ बॉय, ही इज एक्चुअली जिम इंस्ट्रक्टर, ठीक है। और जो जिम इंस्ट्रक्टर है वो पहले तो मेरे से बड़ा अच्छा बिहेव करता था, और शी वॉज 35 ईयर ओल्ड, उसके एक बच्चा भी था, शी वॉज ऑलरेडी मैरिड, लिविंग विद हर हस्बैंड ओनली, ठीक है, ठीक है। सो बट यूज्ड टू गो टू अ जिम,
वहाँ पे उसके साथ थोड़ा सा अलायंस हो गया जिम इंस्ट्रक्टर के साथ, इसने उससे बातें करनी शुरू कर दी। ये बातें बड़ी स्वीटली करते हैं लोग, इतना अपने आप को इनोसेंट दिखाते हैं कि इनसे इनोसेंट इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। और इनको ये ऐसा दिखाते हैं कि इनको दुनियादारी का कोई नॉलेज नहीं है। बहुत इनोसेंट है और इन्हीं से बात कर रहे हैं, मतलब और सिर्फ मैं आप ही से बात करता हूँ, मेरे तो और किसी से बात ही नहीं होती। ठीक है, इस तरीके से। और क्या करते हैं कि ना पिंच करते हैं आपको। जब कोई लेडी इसको अपने घर के बारे में कोई बात बताती है ना, जैसे दुखती वो बता दी, दुखती रग पे हाथ रख देते हैं, उसको इनको एक वीक पॉइंट मिल गया, आपको उसी पॉइंट को बार बार टच करेंगे आपके। ओह आपके साथ ऐसा कर दिया, ओह आपके हस्बैंड ने ऐसा किया आपके साथ, दैट इज वेरी रॉन्ग ऑफ हिम, आपके साथ ऐसा नहीं करना था, आप तो इतने अच्छे हो, अरे आपके इन लॉज ने आपके साथ ऐसा कर दिया। जहाँ पे आग होती है ना, उसमें घी डाल के उस आग को इतना ब्लो अप कर देते हैं कि अपने उसको रेबल बना देते हैं अपने घर में, और साथ में अपना कंधा देते रहते हैं, इमोशनल सपोर्ट देते रहते हैं, देखो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। गर्ल गेट्स इमोशनली इन्वॉल्व, राइट। अब ये जो जिम इंस्ट्रक्टर था, इसी कुछ कर कुरा के उसने इस गर्ल को, अपने लेडी को अपने उसमें ले लिया, इमोशनल सपोर्ट में ले लिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे करके जब वो पूरी इमोशनल हो गई, तो कहता है जी एक दिन, कहते अच्छा डिमांड्स किस तरीके से करते हैं। डिमांड्स करने का भी तरीका बड़ा अजीब होता है। ये भी इस तरीके से करते हैं कि सामने वाले को ये भी ना लगे मुझे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, और खुद ही एक्सप्लॉइट होते रहते हैं। आपसे ना बात करते करते मैं मोबाइल फ़ोन गिर गया, वो टूट गया, मैं आपसे बात कैसे करूँगा, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है मोबाइल फ़ोन नया खरीदने के। ठीक है, तो लड़की कहती है कोई बात नहीं, मैं आपको मोबाइल फ़ोन दिला देती हूँ। अगले दिन उसने जाके उसको 35,000 रुपीज़ का एक मोबाइल फ़ोन दिला दिया, मतलब खुद लेकर चलेगी खरीद के। तो कहते हैं 35,000 रुपीज़ का मोबाइल फ़ोन थोड़ी यूज़ करूँगा, आप देखो मेरी इमेज कितनी स्ट्रांग है, मैं जिम में जाता हूँ, कितने हाई प्रोफाइल लोग आते हैं, अगर मैं 35,000 रुपीज़ का मोबाइल यूज़ करूँगा तो मेरे को पीटी देने कौन आएगा, पर्सनल ट्रेनिंग कौन लेने आएगा मेरे से। ठीक है, तो आप वो उसको कहते हैं कि मैं आपके साथ चलता हूँ, मैं अपनी चॉइस का मोबाइल फ़ोन ले लूँगा। मार्केट गया, 1,35,000 रुपये का मोबाइल खरीद के लाया, और लेडी ने दिला दिया। लेडी खुद 50,000 का यूज़ कर रही है मोबाइल फ़ोन, उसको 1,35,000 रुपये का मोबाइल फ़ोन दिला दिया। ठीक है, दूसरी डिमांड, वो कहता है जी मेरे को, मैं बाइक पे ट्रैवल करता हूँ, ठीक है, और मैं ना बारिशों में आपसे मिलने नहीं आ पाता, बारिश होती है ना, तो मैं बारिशों में आपसे मिलने नहीं आ पाता बाइक की वजह से। ठीक है, मेरे को अगर कार होती ना तो मैं आपसे रोज़ मिल सकता था। ठीक है, उसको पता था कि उसकी एक खाली गाड़ी घर में खड़ी हुई है जो वो ज़्यादा यूज़ नहीं करती। ठीक है, तो कहते हैं कि अगर गाड़ी होती ना तो मैं आपसे रोज़ मिलने आ सकता था। वो अगर गाड़ी का कहीं से इंतजाम हो जाता ना तो बहुत बढ़िया रहता। ठीक है, वो लेडी बेचारी अपने आप से ऑफर करती है, हाँ मेरे घर में खाली गाड़ी खड़ी, तू यूज़ कर ले। ठीक है, गाड़ी मिल गई उसको। दुबई जाती है शॉपिंग के लिए। ठीक है, दुबई जाती है तो कहते हैं अमेजोन पे पहले से देख के रख लिया उसमें सारी साइट्स पे कि दुबई में क्या क्या चीज़ अच्छी अवेलेबल है। अरे आप दुबई जा रहे हो, वहाँ पे तो ये चीज़ बड़ी अच्छी मिलती है, वहाँ पे तो ये चीज़ बड़ी अच्छी मिलती है, देखो मेरे लिए जिम वियर्स, ये वाले जिम वियर्स जो कितने अच्छे हैं, वहाँ पे सेल पे मिल रहे हैं, वहाँ से आप सेल पे मेरे लिए ला सकते हो। ठीक है, ये चीज़ मेरे लिए ला सकते हो, मतलब उसके दिमाग में क्रिएट कर दिया कि तुम मेरे लिए लेकर आओ। ठीक है, वो वहाँ से दुबई से उसके लिए वो चीज़ें लेकर आ रही है। ऐसे करके जो है ना ये एक्सप्लॉइट कर रहा था उस लेडी को। अब वो लाती जा रही थी उसके लिए। एक दिन उसको जो है ना समझ में आया कि यार मैं दिए ही जा रही हूँ इस रिलेशनशिप में। ठीक है, अच्छा डिस्कोथेक में भी उसको लेके जा रहा है। अब लेडीज़ में क्या होता है कि द बॉय इज़ यंग, ठीक है, उनका लेडीज़ का यूथ वापस जग जाता है। उनको लगता है कि ही इज़ लाइकिंग मी, ही इज़ लविंग मी। ठीक है, मेरे को सारी दुनिया जहाँ का प्यार दे रहा है। ठीक है, सो उनको ये लगता है कि अब तो जो है मैं यंग हो गई हूँ दोबारा से। डिस्कोथेक्स में जाना, डांस क्लासेस लेना, अपने नए नए क्लोथ्स खरीद लेना, नए सैंडल्स, नए कपड़े, सारी चीज़ें, उनकी ज़िंदगी में फ्लैम्बॉयंसी आ जाती है अचानक से। ठीक है, उनको अचानक से यूथ महसूस होना शुरू हो जाता है, अपनी एज से कम की हो जाती हैं वो अचानक से। तो दे आर ऑल्सो एंजॉइंग दैट काइंड ऑफ ऑरा। ठीक है, तो लेकिन वो ये नहीं सोच रही है कि दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड। अब एक वक्त आता है लेकिन जब आपको सच का सामना तो करना पड़ता है। अब जब सच का सामने वाली सिचुएशन आती है ना, तो आपको लगता है यार ये कुछ गलत कर रहा है, लेट्स गेट हिम इन्वेस्टिगेटेड। वो अपने बारे में बोलता है कि मैं तो जो है ना बड़ा दानवीर कर्ण हूँ। ठीक है, मैं तो जो है बहुत दान करता हूँ। ठीक है, मेरे पास पैसा इसलिए नहीं होता इकट्ठा क्योंकि मैं NGO के साथ कनेक्टेड हूँ। मैं गरीबों को बड़ा दान करता हूँ, अपनी फॉल्स इमेज क्रिएट करने के, पर्सोना क्रिएट करने के लिए। मैं गरीबों की बड़ी मदद करता हूँ। ठीक है, मेरे पास इतनी लैंड है फैमिली में, मेरे पास जो है मेरे 4 फादर्स हैं, उन्होंने मेरे इतना, मतलब मेरे जो फादर्स हैं, ग्रैंड फादर हैं, उन्होंने मेरी इतनी सारी लैंड छोड़ी हुई है, इतना सारा पैसा है हमारे घर में। अपना भी और पूरा बना के रखते हैं कि हमारे पीछे से बहुत स्ट्रांग है हम लोग। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें, और मेरे पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट्स बड़े स्ट्रांग हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, सो अब वो हमारे पास आई, कहती जी आप इसका बैकग्राउंड चेक करके बताओ कि इसका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि मुझे ना अब इसके ऊपर शक होना शुरू हो गया। जब मैं उसका बैकग्राउंड चेक किया तो मैं पता चला ना तो किसी NGO से कनेक्टेड है, ना कोई उसके पास लैंड है, ना कभी थी पास्ट में।
ठीक है, इसके फादर्स और फोर फादर्स तो खुद ही हमेशा से गरीब रहे हैं, बल्कि ये जो है इसके पास गिफ्ट्स आते रहते हैं रोज रोज। उसके जब उसके घर के सर्वेंट से इंक्वायरी करी, वो अपनी बहन और अपनी जीजा के साथ रहता था, फादर और वो कहीं और रहते थे। उसके घर में रोज कहते हैं कि रोज गिफ्ट्स लेकर आता है, महंगे महंगे कपड़े खरीद के ला रहा है। अभी इसने महंगी बाइक खरीदी है, 12 लाख रुपए की बाइक खरीदी है। कौन सी कंपनी की खरीदी उसने, 12 लाख रुपए की इसने बाइक खरीदी है। ठीक है, सो कहते हैं कि हर दिन महंगे गिफ्ट्स लेकर आता है, कभी इसको कार मिल जाती है कहीं से। तो कहते हैं कि इनकी फैमिली तो बड़ी मीडियोकर है, लेकिन ये लड़का पता नहीं कहाँ से इतने कमाता है। और अपनी घर में भी ये बोलता है कि जब मैं पीटी करता हूँ, मुझे पीटी में लोग गिफ्ट्स देते हैं, उनको खुश होके मेरे को। ठीक है, तो घर वाले भी खुश हैं जी, ये लड़का खूब कमा रहा है। तो हमने सारी चीज़ें बताई उसको कि भाई अच्छा, हमने इन्वेस्टिगेशन भी करी। जब इन्वेस्टिगेशन करी तो हमें पता चला कि उसका तो उसी जिम में जिसमें जाती है और 4 लेडीज जाता। फिर हमने उनके नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर्स भी निकाल लिए। वो सारे निकाल के हमने अपनी क्लाइंट को दिखाया कि ये देखो, ये तो खराब लड़का है। और हमने उस लड़के को फॉलो करके उससे वीडियोस भी बना लिए दूसरी लड़की के साथ मिलते हुए, वो जा रहा है उनके साथ। वो बड़ी है ना, वो सारी वीडियोस को देख के उसने उसको यार कन्फ्रंट कर दिया बॉय को कि भाई तुम ऐसा करते हो, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम तो ऐसे हो। इसने जो है, जब इसने कन्फ्रंट किया इन सारी एविडेंस के साथ, इसने उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। कहते मेरे पास, अगर तुमने ज़्यादा बोला, मेरे पास हमारी वीडियोज़ हैं। ये फिजिकल जब होते हैं तब सीक्रेट कैमरास के थ्रू वीडियोज़ बना लेते हैं। ठीक है, अब उसने वीडियोज़ बना रखी थी उसकी, वो चुप हो गई। फिर वो हमारे पास आई, कहती है कि सर उनके पास तो मेरी वीडियोज़ हैं, और वो कहते हैं मेरे हस्बैंड को दिखा देंगे और सर्कुलेट कर देंगे मेरे जिम के सर्कल में, मेरे फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट कर देंगे, मैं क्या करूँ। ठीक है, फिर हमने केस उसका ब्लैकमेलिंग का केस में कन्वर्ट हो गया। फिर हमने क्या किया, हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन थी इस लड़के की। हमने वहाँ की जो लोकल पुलिस है उनको अपने कॉन्फिडेंस में लिया, उस एरिया के पुलिस को। हमने वहाँ पे क्लाइंट से कंप्लेंट डलवाई ताकि पुलिस को हम इस पोजीशन में ला सकें कि एक्शन ले सके। ठीक है, हमने कंप्लेंट डलवाई पूरी अपने लॉयर के थ्रू ड्राफ्ट करवा के। हमने उस कंप्लेंट को हमने एफआईआर में नहीं कन्वर्ट कराया, सिर्फ कंप्लेंट तक ही रहने दिया। हमने उस कंप्लेंट के बेस पे उस पर्सन को उसके घर से जाके उठा लिया पुलिस के साथ मिलके। ठीक है, अब वो हमारे साथ रास्ते में आ रहा है। मैं गया था पुलिस के साथ खुद पर्सनली। सेंसिटिव केसेस में जाता हूँ मैं, वैसे तो मेरी टीम ही नीचे हैंडल करती है, पर जब सेंसिटिव केस कहीं रेड करनी होती है तब मैं खुद जाता हूँ नॉर्मली। तो मैं गया वहाँ पे पुलिस के साथ, रास्ते में आते हुए कहता है कि सर आपने मुझे क्यों लिठाया है। तो कहता है, हमने कहा कि थाने में चल के सब पता चल जाएगा क्यों लिया तेरे को। क्या कहता है, मुझे पता है कि वो जो ना, वो जो लड़की है ना, उसका नाम लिया उसने, उसी ने मेरी कंप्लेंट डाली कि सर वो लेडी ना बड़ी करप्ट लेडी है, वो मेरे को ब्लैकमेल करती है वो लेडी। ठीक है, और मेरे को जो ना मेरे पीछे पड़ी हुई है, और कहती है कि वो जो ना ऑब्सेस्ड हो गई है मेरे लिए, वो चाहती है कि मैं उसके साथ किसी भी तरीके से रहूँ। और कहते अपने आप ही बोलने लगा सब कुछ। कहते कि मैं तो सर मैं तो बड़ा इनोसेंट हूँ। वो बड़ा इनोसेंटली बिहेव कर रहा है, ऐसा कि उसकी शक्ल पे कोई भी आदमी कुर्बान हो जाए, इतना इनोसेंट। ठीक है, सो कहते सर आप ना मेरा मोबाइल देख लो, कुछ भी चेक कर लो सर, मैं तो आपके साथ ही हूँ ना, आप मेरे मोबाइल में कुछ भी। हमने घर, जब उसके घर गए थे ना रेड पे, तो हमने उसके घर से सारे उसके मोबाइल, लैपटॉप्स, मेमोरी कार्ड्स सब कुछ उठा लिए थे। उसके पास 3 मोबाइल्स थे, इवन उसका पुराना मोबाइल जो था। अच्छा, जो हमारी क्लाइंट ने उसको गिफ्ट किया था वो मोबाइल भी उसके पास था, वो 1,35,000 वाला। उससे पहले उसने जो 35,000 रुपये वाला मोबाइल उसको गिफ्ट किया था ना, जो गलती से लाई थी, वो भी वापस नहीं किया था उसने, वो भी अपने पास ही रखा हुआ था। ठीक है, वो भी वापस नहीं किया। तो वो 35,000 रुपये वाला मोबाइल भी हम ले आए उसके यहाँ से। एक लड़की ने और मोबाइल फोन गिफ्ट किया था, वो भी ले आए हम उसके यहाँ से। अच्छा, उसकी सिस्टर जो है थोड़ी सी वो हो रही थी, ये हो क्या रहा है। फिर भी हम उसके घर से सारी चीज़ें उठा के लाए, लैपटॉप्स वगैरह सब कुछ। उसका एक पुराना टूटा हुआ लैपटॉप था। कहते इसमें क्या है सर, इसमें कुछ नहीं, टूटा हुआ लैपटॉप, मैंने सालों से इस लैपटॉप को यूज़ ही नहीं किया, ये तो ऐसे ही पड़ा हुआ, इसको ले आके क्या करोगे। ठीक है, तो उसकी कंडीशन भी ख़राब थी लैपटॉप की। हमने कहा नहीं, ये भी उठाओ, ले चलो, इसके सारी डिवाइसेज ले चलो। हम तो थाने में लेके आ रहे थे, रास्ते में कहते हैं सर आप देखो मेरा मोबाइल फ़ोन चेक कर लो, इसमें कुछ भी नहीं है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। बड़ा इनोसेंट। पुलिस को भी लगा, हमें भी लगा। कहते हैं सर लड़का तो इनोसेंट से ही लग रहा है, कुछ होगा नहीं इसके पास, मुझे लगता है लड़की गलत होगी शायद। ठीक है, उसका मोबाइल भी हम छांट के देखने लगे, कुछ था नहीं उसमें खास। वो थाने लेकर आ गए, उसको रूम में बिठाया। तो रूम में बिठाया, वहाँ पे आके सारे वही अपना इनोसेंट कार्ड प्ले करने लगा कि सर मेरे को तो उसने ब्लैकमेल कर रखा है, वो मेरे को चाहती है, ऑब्सेस्ड है, वो चाहती है मैं उसके साथ हर समय रहूँ। सर मैं इतना टाइम कैसे दे सकता हूँ, मेरे पास फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपनी, मैं इतना टाइम उसको नहीं दे सकता हूँ। सर मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं इतना टाइम नहीं दे सकता हूँ उसको। प्यार भी करता हूँ, ये भी बोल रहा है। ठीक है, लेकिन मैं उसको टाइम नहीं दे सकता हूँ। अच्छा, जब मैं इतने ना उसका मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था, मोबाइल स्क्रॉल करते हुए एक फ़ोल्डर मिला मुझे, वो ना लॉक्ड था। अब मैंने कहा कि ये लॉक्ड फ़ोल्डर क्या है, तो मैंने कहा ये खोल लॉक्ड फ़ोल्डर। तो कहता है कि पुलिस के सामने ही मैंने बोला, सर नहीं ये नहीं खोल सकता मैं, सर इसमें ना मेरी और मेरी पास गर्लफ्रेंड की ना पिक्चर्स हैं, मैं किसी लड़की की ना इज्जत ख़राब नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं लड़कियों की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो पुलिस ने कहा अभी तेरी रिस्पेक्ट निकालते हैं। तो ज़रा पुलिस ने अपने तरीके से उसको बोला चल खोल इसको फ़ोल्डर को। उसने खोल दिया फ़ोल्डर। अब जब उसने फ़ोल्डर खोला तो हम सबकी तो आंखें खुली ही रह गई। मतलब उस फोल्डर में से
20 लड़कियों की वीडियोस मिली हमें जिनको साथ उसकी फिजिकल रिलेशनशिप्स की वीडियोस थी। अलग अलग लड़कियों का फिजिकल रिलेशनशिप्स बना रहा है, अलग अलग टाइम के अलग अलग जगहों पे। इसमें हमारी खुद की क्लाइंट की वीडियोस भी थी, और जिन लड़कियों का हमने 4 लड़कियों का अफेयर निकाला था ना उसका, उन 4 लड़कियों की वीडियोस मिली। ठीक है, सो और फिर हमने उसका जो टूटा हुआ लैपटॉप था, इसको छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं टूटा हुआ है, हमने उसको किस तरीके से चार्जिंग लगा के उसको किया। तो हमने देखा उस लैपटॉप में से 2015 से लेके, जब वो 20 साल का था, 30 साल का हो गया है, जब वो 20 साल का था तब से लेके अब तक की जितनी भी लड़की के साथ सोया है, ठीक है, उनके साथ की सारी वीडियोस, सारी चैट्स, सारे ऑडियो रिकॉर्डिंग्स जो फोन पे बातें कर रहा, सबकी सेव करके रखी हुई। फिर पुलिस ने सारी लड़कियों को वहां से कॉल करना शुरू किया कि भाई उनको बता दो, ऐसा बंदा पकड़ा गया है। तो उसमें से 3 या 4 लड़कियां वहां पे आई, बाकी सब तो डर के मारी नहीं, सब मैरिड थी। ठीक है, लेकिन उन सबको तो ये इन्फॉर्म कर दिया कि भाई इसको जो है हमने पकड़ लिया, आप चिंता मत करो। लड़कियों ने जो है फ़ोन पे ही कंफर्म कर दिया, सर मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, प्लीज़ आप मेरा नाम हटवा दो और मेरी वीडियोस डिलीट करवा दो, ये करवा दो, वो करा दो। उन सबको पता था कि इन सबकी वीडियोस बनी हुई हैं। ठीक है, सो 3-4 लड़कियां आई, वो देख के हैरान की, और वो 3-4 लड़कियां कह रही हैं, तो कहता था ये सिर्फ मेरे साथ है, ये सिर्फ मेरे साथ है, सिर्फ मेरे साथ है। ये सब हैरान आपस में कि ये तो सब, और सारी एक दूसरे की फ्रेंड्स हैं। मतलब, और फिर रात को उससे सारी वीडियोस रिकवर करी, उसके जीजे को बुलाया, उसकी बहन को बुलाया, उनसे कन्फेशनल स्टेटमेंट्स ली, उनसे लिखवाया दैट ही इज नॉट गोइंग टू ट्रबल आवर क्लाइंट एवर अगेन। तब जाके उससे कन्फेशनल स्टेटमेंट ली, तब जाके उसको रात को वहां से छोड़ा गया। बट दीज आर, और प्रॉब्लम क्या होती है, इनको जेल नहीं भेज सकते आप। जेल क्यों नहीं भेज सकते? बिकॉज उसमें एविडेंस लगेगा, आपकी क्लाइंट की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। तो आपको फिर अपनी कंप्लेंट को विड्रॉ करना पड़ता है एट द एंड ऑफ द डे, आफ्टर डिस्ट्रॉइंग ऑल द एविडेंसेस। सारे एविडेंसेस हमने डिस्ट्रॉय किए। जो क्लाइंट का मोबाइल फोन, हमारी बिलिंग हमारे क्लाइंट के नाम से थी, उसका मोबाइल फोन वापस करवाया, उससे 2 मोबाइल फोन वापस करवाए। उसमें जो है उसके सारे जितने भी उसके वीडियोस थे पुरानी लड़कियों के, अब तक के सारे वीडियोस को हमने डिलीट किया। सारे उसके क्लाउड में जाके, जो उसने क्लाउड में भी सेव कर रखे सबके वीडियोस, क्लाउड में जाके पुलिस ने जाके उसके डिलीट किए सारे वीडियोस। तो सारा उसका डाटा फॉर्मेट किया। फिर उसको जो है वहाँ पे, अच्छा वहाँ पे भी पता क्या कहता है, सर इसमें मेरे ना डांस वीडियोस हैं, सर इसमें मेरे इंस्ट्रक्शन के वीडियोस हैं, सर आप ज़्यादा फॉर्मेट कर रहे हो, ठीक है, सारा मेरे वो भी चले जाएंगे। ठीक है, तो वो ये चाहता किस तरीके से उसका डाटा बच जाए, लेकिन वो सारा डाटा हमने फॉर्मेट करके उसको बिल्कुल हैंडीकैप कर दिया वीडियोस से। तब उसको रात को वहाँ से छोड़ा। बट क्या होता है, एंड द क्लाइंट वाज सो सेटिस्फाइड। आई टेल यू समथिंग, जब वो गाड़ी से जा रही थी ना, तो मेरी तरफ ऐसे हाथ जोड़ के देख के, आंखों में उसके खुशी के आंसू थे, ठीक है, और स्माइल करते हुए बस ऐसे मुझे देखते हुए चली गई। एंड इट गिव्स यू सच एन इमेंस फीलिंग, इतनी सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आती है जब आपके क्लाइंट खुश होते हैं आपकी उससे, और आपको ब्लेसिंग्स दे के जाते हैं। ऐसे ही हमने एक क्लाइंट को बचाया था, वो तो रिसेंट केस है, ठीक है। उसको जो है वो भी ऐसे ही ब्लैकमेल हो रहा था। जब उसको हमने ब्लैकमेलिंग से निकाला, वर्ज ऑफ कमिटिंग सुसाइड, जब उससे निकल गया ना, उसने निकलने के बाद एक गोल्ड का मेडल बनवाया मेरे लिए, मेरे घर पे स्पेशली आके मुझे गोल्ड का मेडल दे के गया कि सर ये आपके लिए ब्लेसिंग्स के साथ दे रहा हूँ, आप इसको अपनी तिजोरी में रख लेना, ठीक है। तो ऐसे लोग होते हैं, और इमोशंस से ना लोग इतना खेलते हैं लोगों के। मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि भैया इमोशंस से पढ़ने से पहले वेरीफाई कर लो लोगों को। सिर्फ फेस पे मत जाओ, सिर्फ बात करने के तरीके पे भी मत जाओ, ठीक है। वेरीफाई एवरीथिंग। वेरी ट्रू। बिकॉज एक्चुअली इमोशंस के साथ तो बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि स्पेशली क्योंकि आज जिन केसेस की हम बात कर रहे हैं वो ज़्यादातर रिलेटेड हैं लव, रिलेशनशिप्स, इमोशंस, फीलिंग्स के साथ, तो बहुत ईजिली लोगों को फूल किया जा रहा है इस वजह से सर। डेफिनेटली। एंड जैसे हमने अलग अलग मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स की बात करी, हमने डेटिंग ऐप्स की बात करी, हमने एक ऐसा भी केस देखा जहाँ पे एक जिम के अंदर एक बहुत ही नॉर्मल सी सेटिंग जहाँ पे कोई भी इंसान जाता है जस्ट फॉर देयर रेगुलर वर्कआउट, वहाँ पे भी किसी के साथ इतना बड़ा स्कैम हो सकता है। सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं ऑल ओवर इंडिया जिम इंस्ट्रक्टर्स के। मतलब एक ऐसी कम्युनिटी बन गई है हमारे लिए। तो हमारे पास तो जो ना महीने में कम से कम 30 से 40 क्वेरीज अक्रॉस द कंट्री आती हैं कि भाई मेरी बेटी जो है जिम इंस्ट्रक्टर के साथ, या मेरी वाइफ जिम इंस्ट्रक्टर के अफेयर में, ठीक है। और हमें तभी पता चल जाता है कि ये क्या केस होने वाला है, आगे क्या निकलेगा इसमें। ओह गॉड। तो सर अपार्ट फ्रॉम दिस, जब हम बात कर रहे हैं, हम इतने कुछ सीरियस केसेस की बात कर रहे हैं, तो इसके अलावा इसी डोमेन के अंदर हैव यू एनकाउंटर्ड सम अदर केसेस जो आपको लगें कि
ये सीरियस, कुछ बहुत सीरियस केसेस हैं जो आजकल हमारी सोसाइटी के अंदर अब होने लगे हैं? देखो पता है क्या होता है कि सोसाइटी तो हमारी डेटरेट हो ही रही है, ठीक है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे भी केसेस आते हैं। मैं किसी कम्युनिटी को किसी भी तरह के ब्लेम नहीं करता, आई एम अ वेरी सेकुलर पर्सन माई सेल्फ, ठीक है, लेकिन क्या है कि कई पेरेंट्स हमारे पास आते हैं ऐसे बोल के कि भाई हमारे जो है हमारे साथ लव जिहाद हो गया हमारी बेटी के साथ, ठीक है, और रिवर्स लव जिहाद भी होने लगा। अब मैं ये नहीं कहता, मैं बिल्कुल भी वो नहीं हूँ कि कम्युनिटी के अगेंस्ट, ठीक है, आई रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स इक्वली, ठीक है, मैं मस्जिद के आगे भी सर झुकाता हूँ, मैं टर्की गया हूँ तो मैं मस्जिदों में भी विजिट किया है, मैं हिंदू टेम्पल्स में भी विजिट करता हूँ, मैं चर्चेज में भी विजिट करता हूँ, आई लव ऑल द रिलीजन्स, ठीक है। सो लेकिन मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हम प्रोफेशनल्स हैं। आप तो केसेस की बात कर रहे हो जो रियलिटी में हुआ है। हाँ, जो केसेस की बात करो जो हमारे साथ हुआ है, ठीक है, तो वो अब हमारे पास कई सारे पेरेंट्स आते हैं कि भाई जो हमारी डॉटर है शी इज़ फॉल इन लव विद अ मुस्लिम बॉय, ठीक है, एंड हमारा लव जिहाद का केस है, आप जो है मुस्लिम बॉय के बारे में इन्वेस्टिगेशन करके बताओ। और ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। कोई एक ऐसा सर मेजर केस जो आपको लगाओ कि हिला दिया इस केस ने? मतलब नहीं, मतलब देखो हर केस ही हिला देता है, ठीक है। अब हमारे पास दो केसेस ऐसे बताता हूँ। एक केस आया हमारे पास, एक पर्सन है, ही स्टेज इन बॉम्बे एंड आवर क्लाइंट्स डॉटर इज इन लव विद दिस बॉय, राइट। सो क्लाइंट डॉटर जो है वो अब खुद भी बॉम्बे में ही रहती है। तो जो पर्सन आपके पास आया उनकी बेटी वॉज इन लव विद दिस बॉय, ठीक है, ठीक है। अब जो क्लाइंट की जो बेटी है, ठीक है, वो बॉम्बे में अपने पेरेंट्स को इनवाइट नहीं करती कभी भी, ठीक है, अपने घर में, ठीक है। सो अब वो कहती है कि किसी ना किसी बहाने से मना कर देती है। अब हमने इन्वेस्टिगेशन उन्होंने कहा कि लेकिन उनको पता है कि इसका जो है एक मुस्लिम लड़के का अफेयर चल रहा है, अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन बैकग्राउंड चेक करो। उन्होंने हमें एड्रेसेस दिए उस मुस्लिम बॉय के, हमने उस मुस्लिम बॉय के एड्रेसेस पे इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू करी, तो हमने देखा कि वो कहीं पे रहता ही नहीं है, ठीक है। ही ओरिजिनली बिलोंग टू कतर से यहाँ पे शिफ्ट हुआ था वो, लेकिन वो जो है यहाँ पे उसका जिन एड्रेसेस जो क्लाइंट ने हमें प्रोवाइड किए वो उन एड्रेस पे रहता ही नहीं था। पास्ट में रहा करता था कभी, लेकिन अब नहीं रहता वहाँ पे, ठीक है। फिर हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी, तो हम इन्वेस्टिगेशन करते करते हमने देखा कि उसकी डिलीवरी एक एड्रेस पे हो रही है ठीक है। तो हमने जब वो पता किया कि किस एड्रेस पे वो डिलीवरी हो रही है, ठीक है, तो वो पता चला कि हमारी क्लाइंट की डॉटर का ही एड्रेस है, राइट। वो लिव इन रिलेशनशिप में उसके साथ रह रहा है, क्लाइंट की डॉटर ने पेरेंट्स को ही नहीं बता रखा। अच्छा, अब हम उसके बारे में फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी। अब क्लाइंट तो इसी बात पे हैरान हो गई, मेरी डॉटर को बताया, ने मुझे ही नहीं बता रखा, और सारे कोरियर उस लड़के के उसी एड्रेस पर आ रहे हैं। आज अब हमने क्या किया कि हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन जब करी उस लड़के के ऊपर, तो वो लड़का ना इस लड़की को बताता मैं एथीस्ट हूँ, मैं रिलीजन में बिलीव नहीं करता। तो ओके, वो लड़का आपकी क्लाइंट की डॉटर को ये बोलता था कि मैं तो एथियस्ट हूँ, मैं किसी भी धर्म में नहीं, मैं किसी धर्म में बिलीव नहीं करता, और मैं अपने इस्लाम में तो बिल्कुल बिलीव नहीं करता। अच्छा, वो ये बोलता था कि मैं जो है जो कुरान में जो लिखी हुई है, मुझे पता नहीं कि उसका बिलीफ नहीं है, ठीक है। आई एम वेरी अच्छा लड़का, एजुकेटेड था और बहुत अच्छा अर्न करता था। हिज पैकेज वाज अराउंड ₹1 crore पर एनम, ठीक है। हाँ, तो वो इस तरह का लड़का था और बहुत अच्छी पर्सनालिटी का लड़का था। 8-8.5 लाख रुपए, वेरी सॉफ्ट स्पोकन बॉय। तो फिर हमने उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करी, तो हमने जब देखा, जब हमने पीछे की इन्वेस्टिगेशन करी, हमारा क्या है कि मिडिल ईस्ट जो है ना कंट्रीज, कतर हो गया, UAE हो गया, यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन जो प्रोफेशन है वो इलीगल है, वहाँ पर कोई प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर कंपनीज है ही नहीं। बट हमारे जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो हर जगह होते हैं, तो बेसिक इन्वेस्टिगेशन हमारे को उन कंट्रीज़ में करके बताते हैं। हमने उसी कतर में इन्वेस्टिगेशन कराई अपने सोर्सेज के थ्रू, तो पता चला कि वहाँ पे जो उसके फादर हैं मौलवी हैं मस्जिद में, राइट। सो चलो फादर मौलवी हैं, ठीक है। हमने इसको इस लड़के को फॉलो करना शुरू किया, ठीक है। हमने देखा कि देखते हैं कि इसकी लाइफ में कोई और गर्ल हो, स्मोक ड्रिंक करता हो, कुछ करता हो, तो हमने देखा कि गर्ल को तो ये कहता है कि भाई मैं एथीस्ट हूँ, और हर फ्राइडे के दिन, ठीक है, दिन में 3 बार नमाज पढ़ने चले आता है मस्जिद में, ठीक है। नमाज पढ़ना बहुत अच्छी बात है, जाना भी चाहिए। बात गलत क्या है, ये बताना कि मैं एथीस्ट हूँ। आप सच बताओ, सच के बेस पे अपने रिलेशनशिप को कायम करो, विच इज ओके, ठीक है। गलत बता के रिलेशनशिप कायम करना इज नॉट ओके। फिर हमने पता किया, हमने उसके वीडियोज बना लिए, ठीक है। जब हमने उसके वीडियोज बना लिए, तो फिर वो जो है हमने उसके बारे में और फर्दर ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन करी, तो हमें पता चला कि एक इसने ना एक पेज बना रखा है, ठीक है, जिसमें रेडिकल इस्लामिस्ट जो होते हैं ना, मतलब एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं, वो वाले बिलीफ्स जो हैं इस्लाम के, वो वहाँ पे लिखता रहता है, कुछ ना कुछ कमेंट्स करता रहता है, ठीक है। सो वो सारा हमने पता किया उसके बारे में, हमने सारी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में निकाली, ठीक है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने क्लाइंट को प्रोड्यूस करी कि अब वो भी हैरान, ठीक है।
तो अभी तक तो वो भी ये सोचा कि एथीस्ट है एटलीस्ट, चलो ठीक है, ठीक है। लेकिन जब उसने सोचा इतना एक्सट्रीम है, और जब उसको लगा कि झूठ बोल रहा है, तुम अगर हो तुम बता दो, तो मतलब जो उनका पेज था वो वहां पे रेडिकल इस्लामिक थॉट्स डालते थे, मतलब हाँ, प्रो इस्लामिक थॉट्स, ठीक है। सो जो भी तुम हो, तुम अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी में करो ना, तुम बताओ कि तुम हाँ इतने अपने रिलीजन में इतने इन्वॉल्व हो, तो दैट इज ओके। बट दिस इज नॉट ओके कि आप झूठ के बेस पे रिलेशनशिप को कायम करे हुए हो। ट्रू। अब उन्होंने अपनी डॉटर को दिखाया वो, ठीक है। तो डॉटर ने क्या किया कि डॉटर ने देखा वो सारी चीज़ें, वो हैरान हो गई, वो भी एकदम शॉक में। अब उसने आकर उसको कन्फ्रंट कर लिया, लेकिन शी वॉज मैडली इन लव विद दिस बॉय, उसने उसको फिर से कन्विंस कर लिया। बस यही तो होता है ना, हाँ, प्यार में इंसान हाँ, बस उसने फिर कन्विंस कर लिया। अब फादर फिर से हमारे पास आए, कहते हैं जी वो डॉटर तो फिर से कन्विंस हो गई, ठीक है। मैंने कहा कि चलो ठीक है, वो इफ दैट बॉय सेज इज एन एथिस्ट, ठीक है, और वो फिर से कन्विंस हो गई उससे, कोई बात नहीं, ठीक है। एंड इफ शी इज मैडली इन लव विद दैट बॉय, एंड ही इफ ही इज ऑल्सो मैडली इन लव विद द गर्ल, एंड ही इज आस्किंग द बॉय टू टर्न इनटू इस्लाम, ही कैन ऑल्सो टर्न इनटू हिंदुइज्म, ठीक है। अगर एथिस्ट ही हो तो ठीक है, एथिस्ट है तो ठीक है, तो आस्क हिम टू टर्न इनटू हिंदुइज्म, ठीक है। सो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत सही है, मैं अपनी डॉटर से बात करता हूँ। उन्होंने बात करी अपनी डॉटर से जाके, डॉटर ने उससे बोला कि भाई ठीक है, मेरे पापा शादी करने के तैयार है, प्रोवाइड यू बिकम हिंदू। उसने क्लियरली डिनाई कर दिया, वहां से उनमें फ्रिक्शन हो गई, उसने साफ मना कर दिया, मैं नहीं मना कर दिया। हाँ, अभी हमारे पास एक केस आया, ये रिवर्स है, इसमें तो गर्ल बेसिकली ये वाला जो केस था इसमें वो लड़के ने फिर मना ही कर दिया, एंड फिर जाके उनके उस रिलेशन के अंदर वो प्रॉब्लम अभी एक जाट बॉय है, वो जाट बॉय जो है वो एक मुस्लिम गर्ल के साथ इज इनटू एन अफेयर, मैडली इन लव विद दिस गर्ल। ओके, तो ये एक नया केस ये है, दूसरा हम केस बात है। कर रहे हैं रिवर्स। अब उसमें वो कहते हैं, वो लड़की कह रही है कि आपको मुस्लिम बनना पड़ेगा, उसकी फैमिली कह रही है, एंड ही इज रेडी। अब उसके घर वाले रेडी नहीं है, मतलब तो जो हिंदू जाट लड़का है अपना, वो मुस्लिम बनने को तैयार है, वो कहता है मुझे मुस्लिम बनना है, मुझे इस्लाम अडॉप्ट करनी है, और वो तैयार, उसके घर वाले तैयार नहीं है। कि कहते हैं भैया तू शादी करनी है तो प्यार है अपने घर में ले आओ, क्या दिक्कत है, हम शादी के लिए थोड़ी मना कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे को रिलीजन चेंज करके क्यों वो करना है, उधर क्यों जाना है। मतलब बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इज नॉट इस्लाम, प्रॉब्लम इज एक्सट्रीमिज्म, थोड़ा सा पोर्शन जो चाह रहा है किसी तरह का कन्वर्जन। हाँ। तो बेसिकली क्या है कि और बिल्डिंग रिलेशनशिप्स ऑन द बेसिस ऑफ लाइज इज द प्रॉब्लम। वेरी ट्रू। तो सर हमने जैसे इतने सारे आज केसेस डिस्कस किए, एंड हम बात ही कर रहे हैं ऑफ ऑल द फ्रॉड्स हैपनिंग ऑन द नेम ऑफ लव, रिलेशनशिप, ट्रस्ट का बहुत ज़्यादा यहाँ पे टूटना दिखाई दे रहा है, क्योंकि आजकल ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत दिखने लग गए हैं, ऐसे अफेयर्स जो कि शादी के बाद लोग, कॉर्पोरेट्स में बहुत बुरा हाल है। आप तो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हैं तो आप ये जानते होंगे दैट अभी मैं पीछे कोई स्टडी भी पढ़ रहा था दैट कॉर्पोरेट इज रेटेड वन ऑफ द मोस्ट वर्स्ट इंडस्ट्रीज फॉर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, एंड 60 to 70% ऑफ द पीपल इन कॉर्पोरेट्स आर एंगेज्ड इनटू सच एक्टिविटीज। ये एक पूरी स्टडी आई हुई थी। डू यू एग्री टू दिस? आई डेफिनेटली एग्री, क्योंकि सबसे ज़्यादा केसेस जो होते हैं ना हमारे पास जो आते हैं वो इनसाइड ऑफिस रोमांसेस के ही आते हैं, ठीक है। सो दो लोग सेम ऑफिस में काम करते हैं, एंड क्यों होता है अलायंस? आजकल कॉर्पोरेट कल्चर में अलायंसेस क्यों ज़्यादा बढ़ गए हैं? हमें ना इसके बारे में थोड़ा डीपली अगर मैं सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि क्या होता है कि व्हेन यू आर वर्किंग टुगेदर, एक तो आजकल कल्चर ऐसा हो गया कि आप 24 आवर्स की शिफ्ट्स में काम करना शुरू हो गया, नाइट शिफ्ट्स भी चलती हैं, डे शिफ्ट्स भी चलती हैं। आप मैरिड हो, आपके हस्बैंड की शिफ्ट अलग चल रही है, आपकी शिफ्ट अलग चल रही है, राइट। सो आपको अपने हस्बैंड के साथ अपने घर में कॉन्शियस टाइम बिताने का कितना टाइम मिलता है? 2 घंटे 3 घंटे, ठीक है। आप घर में डिनर सर्व करते हो, उन 2-3 घंटों में आप आपस में बातें करते हो, एंड देन यू स्लीप, देन यू अगेन नेक्स्ट यू हैव टू गो टू योर ऑफिस। ऑफिस में आपका कॉन्शियस टाइम कितना बीतता है? 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, इवन 14 घंटे। अब उसमें जब आप कॉन्शियस टाइम में जब आप होते हो तो जो आपके कलीग्स होते हैं, आप एक अथॉरिटी, पीपल ऑफ अथॉरिटी, एक आपके कलीग्स जो आपसे बड़ा अच्छा बिहेव कर रहे हैं, आपकी हर चीज़ में हेल्प कर रहे हैं, आपके सुख दुख में आपका साथ दे रहे हैं, ठीक है। आप उनसे अपनी इमोशनल प्रॉब्लम्स शेयर कर रहे हो, ठीक है। एंड देन क्या है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपकी प्रोजेक्ट्स में आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपके अंदर फीलिंग्स डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं उस पर्सन के लिए, ठीक है। सो फीलिंग्स गलत है, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा इन फीलिंग्स को किसी भी तरीके से, ठीक है, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो यू हैव टू नो शुड नो योर लिमिट्स,
ठीक है. सो बट देन हो जाती हैं. अब वो हो जाती हैं धीरे धीरे करके, वो अफेयर्स में कन्वर्ट हो जाता है, फिजिकल रिलेशन में कन्वर्ट हो जाता है, एंड मैरिज गो फॉर अ टॉस. ठीक है. सो ऐसे बड़े केसेस आते हैं अभी. अच्छा, और पता क्या है, मैरिज में जो है ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैव गॉन टू अनदर लेवल. हमने कितने ऐसे केसेस किए हैं जिसमें कि पीपल वर हाई रिच क्लास फैमिलीज, पीपल आर हैविंग पैरेलल मिस्ट्रेसेस. ठीक है. अभी हमने हाउस हेल्प्स के साथ अफेयर, हाउस हेल्प्स के साथ भी अफेयर होते हैं बहुत सारे. हाउस हेल्प्स के साथ तो इन्यूमरस अफेयर्स निकलते हैं कि अपने घर की ही हाउस हेल्प के साथ अफेयर में है. अपने ही हाउस हेल्प के साथ अफेयर में. वो तो हमने अभी एक केस किया जिसमें एक लेडी बेचारी, वो उसका हस्बैंड, वो तो बल्कि मिडिल क्लास फैमिली है, उसके हाउस हेल्प के साथ अफेयर में पड़ गया. और वो जो है वो कहते जी इसके इतना ज़्यादा अफेयर में है, कहते हैं कि तू भी साथ में रह ले, वो भी साथ में रहेगी. ठीक है. यू हैव टू एक्सेप्ट हर. अच्छा, हस्बैंड कह रहा है, आपको कह रहा है उसको हैव टू एक्सेप्ट हर. वो मेरी बहुत केयर करती है, कहती है कि मैं सारे दिन तो मैं सारे काम करती हूँ ऑफिस में. ठीक है. पहले तो मैं हाउस हेल्प रखती भी नहीं थी, घर का भी काम खुद करती थी, अपने घर में खाना भी खुद बनाती थी. वो मैं बीमार पड़ी तो हाउस हेल्प रखनी पड़ गई. इसका उसके साथ अफेयर हो गया. ठीक है. अब वो जो है इतना ऐसा अफेयर हो गया, वो कहता है तो मेरी बड़ी सेवा करती है, मेरे पैर भी दबाती है, मेरा सर भी दबाती है, मेरा ख्याल रखती है एक एक चीज़ का. ठीक है. मैं तो इसके बिना रह ही नहीं सकता. अब तेरे को इसके साथ ही रहना पड़ेगा. ठीक है. तेरे को उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. हम तीनों आराम से मिलकर रहते हैं. और उसके बच्चा भी है, कहेगा बच्चे का क्या, बच्चा भी उसका रहेगा, और उस हाउस हेल्प की बेटी भी है. ठीक है. तो फिर वो उसने क्या किया, साथ में तो रहा नहीं, उसने एक उसको अलग से घर दिला दिया. ठीक है. अब वो, लेकिन ही इज मैडली इन लव विद दिस लेडी. अब वो कहती है कि वाइफ कहती है इसने उसका ब्लैक मैजिक ना कर दिया हो, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि वो इतना ज़्यादा पागल हुआ उसके पीछे, उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ. कहते हैं कि 1.5 लाख रुपए इसके महीने की इनकम है. ठीक है. 80,000 रुपये मुझे देता है, बाकी पैसे उसको देता है ले आके. ठीक है. सो बेसिकली क्या है कि एंड शी इज एक्सप्लॉइटिंग. अच्छा, उसने क्या किया, उसने लेडी ने खुद ही उसकी हाउस हेल्प को किसी एक मेल से कॉल करा दिया. ठीक है. कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ. ठीक है. उसने एक्सेप्ट भी कर लिया. ठीक है, आप मुझसे यहाँ पे आके मिल लो, मेरी ये लोकेशन है. अपनी लोकेशन भी भेज दी उसने, मतलब फ्रेंडशिप की उससे. ठीक है. उसने वो भी दिखा दिया कि देखो मैंने किसी से फ़ोन कराया इसको, और इसने ऐसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया कि मुझसे यहाँ पे आके मिल लो. ठीक है. तो कहता है कि इससे क्या होता है, वो इतना ब्लाइंडेड है, वो इतना ब्लाइंडेड है. मैंने कहा कि फिर आपको आगे उसको भेज भी देना चाहिए था. सिर्फ लोकेशन लेना क्या फायदा, भेज ही देते, मिल ही लेता था, पता चलता है कितनी आगे तक वो जाती है. ठीक है. सो मतलब ऐसे होते हैं. एक हमने आदमी का केस किया, वो उसके बच्चे आए हमारे पास, एक लड़का, उसका बेटा और बेटी आए हमारे पास. जो बेटा और बेटी हैं वो हमारे साथ कहते हैं कि जी मेरे जो फादर हैं उनको अभी हार्ट अटैक हुआ था रिसेंटली. हार्ट अटैक के बाद ही सर्वाइव्ड. ठीक है. सो बट हार्ट अटैक के बाद से ना वो एकदम फ्लैम्बॉयंट हो गए, जवानी आ गई वापस एकदम से. हाँ, कहते हैं कि एकदम से जो है, अच्छा बेटा और बेटी दोनों हमारे, वो खुली शर्ट पहनते हैं, ऊपर से बटन खोल के. ठीक है. फ्लैम्बॉयंट जैकेट्स, सारे ब्रांडेड जैकेट्स खरीद ली उन्होंने, अपनी वॉचेस खरीद ली जो पहले एकदम सिंपल हुआ करते थे. ठीक है. और गोल्ड की चेन पहनना शुरू कर दिया, मोटी सी गले में, अपने शेड्स लगाने शुरू कर दिए, महंगे से महंगे शेड्स खरीदते हैं. कहते हैं ऑब्जेक्शन नहीं है हमें, ही शुड लिव हिज लाइफ. हमें तो ये लगता है कि भाई ठीक है, इनकी जिंदगी के आखिरी दिन है, जिंदगी में अपनी डेथ देख ली एक तरीके से, इसलिए अभी अपनी जिंदगी का आखिरी टाइम इस तरह एंजॉय करना था. वी हैव सर्टेनली नो ऑब्जेक्शन. ठीक है. कहते लेकिन 1 साल के अंदर इन्होंने 4 करोड़ रुपए कंपनी के अकाउंट से विड्रॉ किया कैश में. 4 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए. कहते वो पैसा कहाँ जा रहा है, मतलब जितना भी आप फ्लैम्बॉयंट रह लो, आप 4 करोड़ रुपए कैसे स्पेंड कर सकते हो, कितनी अय्याशी कर लोगे, मतलब कितनी भी अय्याशी कर लोगे. ठीक है. आप 4 करोड़ रुपए कहाँ स्पेंड कर दोगे. ठीक है. हमें ये डर लग रहा है कि किसी और चक्कर में ना फंसे, किसी गलत चक्कर में ना फंसे हुए हो. ठीक है. अब वो पता कर दो. जब हमने उसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, हमने उसको फॉलो करना शुरू किया, कई दिनों तक हमने उसको फॉलो किया, देखा कि अपने फ्रेंड से मिल रहा है, पार्टीज थ्रो कर रहा है, बातें कर रहा है. इट वॉज ऑल नॉर्मल. 5 स्टार होटल में विजिट कर रहा है, स्पाज में विजिट कर रहा है, विच इज़ ऑल नॉर्मल. हमें ये भी एक एंगल हमारा ये भी आता है हर टाइम ना कि ब्लैकमेल ना हो रहा हो, ब्लैकमेल ना हो रहा हो. 4 करोड़ रुपये बहुत बड़ा अमाउंट था, कहीं से ब्लैकमेल ना कर रहा हूँ, उस एंगल से भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे. ठीक है. तो हमें ब्लैकमेलिंग कोई नज़र नहीं आ रही थी. फिर हमने जो है इसके ऊपर एक दिन हमने देखा कि एक दिन एक होटल में ये चेक इन कर गया. जिस फ्रेंड के साथ ये पार्टी में था एक दिन, वही फ्रेंड एक रशियन को लेकर वहाँ पर अंदर चला गया. ठीक है. तो वो वीडियोस भी हमने उनको प्रोड्यूस की, उनको उसमें भी ऑब्जेक्शन नहीं था कि कोई बात नहीं, फादर अकेले हैं. ठीक है. मदर तो है नहीं. ठीक है. तो इट्स ओके. ठीक है. आखिरी टाइम चल रहे हैं, मम्मी इससे कोई माइंड नहीं करते हम जो है ना. लेकिन फिर भी इतना पैसा कैसे खर्च हो सकता है. हाँ, कि चलो 4 करोड़ रुपए. ठीक है. 4 करोड़ रुपए का ब्याज ही 2 लाख 3 लाख रुपए महीने का आता है. ट्रू. ठीक है. सो कहते हैं कि फिर भी इतना पैसा कैसे खर्च हो सकता है.
तो फिर हमने उनके ऊपर और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू करी। जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी तो एक दिन एक घर में गए, घर में जहाँ पे गए तो अच्छा सा घर था, ठीक है, घर के अंदर गए और जब बाहर निकले तो उनको एक लेडी ड्रॉप करने आई बाहर। हमने उसे वीडियोस बना लिए, जब हमने उसे वीडियोस बना के अपने क्लाइंट्स को प्रोड्यूस किए, कहते हैं तो इनकी केयर टेकर थी, जब इनको हार्ट अटैक हुआ था उस टाइम पे इनकी केयर टेकर थी, ठीक है। अब हमने कहा कि भाई किसी लिए मिलने गए होंगे उनसे, कोई बात हुई होगी। अब हमने जो है इसको और ज़्यादा सर्वेलेंस में रखा और देखा कि हर हफ्ते उससे मिलने जाते हैं तो, और उसको जो है कभी डिनर पे लेके जा रहे हैं बाहर, कभी ड्रिंक्स पे लेके जा रहे हैं, उसकी बेटी भी उसको साथ में कंपनी कर रही है, तीनों जाते हैं, मिलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, और वो रात को उनके घर ही चला जाता है और अगले दिन सुबह निकलता है कई बार तो। अब हमें पता चल गया कि इसको 100% का अफेयर है। फिर हमने वो सारे एविडेंसेस उसको प्रोड्यूस किए, कहते इस लड़की की और इन्वेस्टिगेशन करो। फिर हमने और इन्वेस्टिगेशन करी तो पता चला कि जिस घर में वो रहती है वो 2.5 करोड़ रुपए का घर इसी ने खरीद के उसको दिया है और सारे एक्सपेंसेस, लग्जरी एक्सपेंसेस उसके बियर कर रहा है। उस लेडी का लाइफस्टाइल इतना इंप्रूव हुआ तो गाड़ी खरीद के दे रखी है, अच्छी अच्छी जगहों में। वो एक केयर टेकर जिसकी सैलरी मंथली 25,000 रुपये थी, ठीक है, आज वो उसका एक्सपेंस जो है 5 से 10 लाख रुपये महीने का एक्सपेंस हो गया उसका। और दोनों, अच्छा उसकी जो बेटी है वो भी इसको एंटाइज करने लगे, पापा पापा बोलना शुरू कर दिया। तो यू नो वी लिव इन अ सोसाइटी, ऐसे ही हम सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे हमें ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। लोगों को क्या लगता है, लोगों को लगता है ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये तो स्टोरीज हैं। हाँ, लोगों को ऐसा लगता है क्योंकि उन्होंने हमारी साइड ही नहीं देखी, बेचारे इनोसेंट हैं। हाँ। उन्हें दुनिया इस तरीके की देखी ही नहीं है। जब वो इस साइड की दुनिया पे आते हैं और देखते हैं ना, तब उनको पता चलता है कि बाहर की दुनिया है कैसी। भाई वी आर डार्क सीक्रेट्स क्या है इस दुनिया के। एंड ये तो कुछ बहुत ही डार्कर टू डार्केस्ट रियलिटी वाली चीज है ये। डार्क इससे ही बहुत घनी है, ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो आपका क्वेश्चन इस तरीके का, तो मैंने ये वाली बताई आपको, इससे भी डार्केस्ट रियलिटीज हैं दुनिया की। लोग सुन के हैरान हो जाएंगे, ऐसी डार्केस्ट रियलिटीज हैं। गॉड, बट वैसे इस पोर्शन के अंदर भी वही बात आ जाती है दैट लोगों को लगता है, वही है ना, सही इंसान को लगता है सब सही है। yes. बट फिर वो बात आती है कि जब उसका सामना किसी ऐसी चीज से होता है, किसी ऐसे शख्स से होता है, तब उसको रियलाइज होता है कि कितना गड़बड़ हो सकती है। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताऊं, जो मैं ये स्टोरीज सुनाता हूँ पॉडकास्ट के थ्रू, या मैं बताता हूँ स्टोरीज बताता हूँ, लोगों में ना अवेयरनेस आनी शुरू हुई है इससे। बहुत लोग मुझे कॉल करके बोलते हैं कि सर आपकी वीडियोस देख के इतनी अवेयरनेस आई है सोसाइटी के बारे में, ठीक है। सो द थिंग इज कि दैट पीपल शुड वॉच सच काइंड ऑफ वीडियोस, कि उनको ये पता चले आजकल इस दुनिया में चल क्या रहा है। ये केसेस अखबार में पब्लिश नहीं होते क्योंकि इसमें क्राइम नहीं कमिट हुआ, ये सोशल क्राइम्स हैं। ये कहीं अखबार में नहीं मिलेंगे, किसी मैगजीन में नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये चीज़ें सिर्फ हम बता सकते हैं क्योंकि हम रोज देखते हैं इन चीज़ों को। डेफिनेटली ये बहुत टफ होता है किसी भी, पहली बात तो मेरे को ऐसा लगता है, चलो जो ये केस है एक इन्वेस्टिगेटर के लिए बहुत टफ है, बट जब कोई इंसान अपनी कोई लाइफ का ऐसा केस आपके पास लेकर आता है, जो बंदा कंप्लेंट लेकर आए, इवन उसके लिए कितना मुश्किल होता होगा आपके सामने बैठ के, जब आप उसको एक्चुअली बता रहे हो ये बात कि नहीं जो तुमने कहा था वो सही है, तुम्हारा पार्टनर एक्चुअली तुम पे चीट कर रहा है, या तुम्हारा स्पाउस, या वो उस इंसान के लिए उस वक्त एक्सेप्टेंस कितनी मुश्किल होती होगी। ये चीज़ बहुत डिफिकल्ट होती है। मैं क्या बताऊं, मतलब लोग ना प्रोफ्यूजली रोते हैं। पता क्या है, हार्ट ब्रेक जब होता है ना आपके सामने, आप देखते हो, ठीक, कई बार तो आप इमोशंस में खुद बह जाते हो क्योंकि आपके रिजल्ट्स ऐसे होते हैं कि आप सोचते हो कि मैं इसे किस तरीके से हेल्प करूं, ठीक है। लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सारी प्रॉपर्टीज़, एक हस्बैंड आया, उसने अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ जो है अपनी वाइफ के नाम से खरीदी, हमेशा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसने एक एक पैसे में, एक एक अकाउंट में नॉमिनी उसको बना रखा है, हर अकाउंट में जॉइंट एप्लीकेंट उसको बना रखा है, ठीक है। और वो चाहता था कि अगर मैं मरूँ तो मेरी वाइफ को किसी भी तरीके की मेरे बाद दिक्कत ना हो, ठीक है। दे शुड लिव हैप्पीली। एक एक पैसा ज़िंदगी में कभी कोई वो उसने जो है फालतू कोई ना कोई अफेयर किया, ना कोई गलत जगहों पर गया, सिर्फ इंटीग्रेट करता रहा अपनी फैमिली के लिए जी, ठीक है। And at the age of 45 now, he comes to me and, you know, we investigate his wife and we find out that she's into an affair with someone else. He profusely cried in front of me saying कि जिसके लिए मैंने किया सब कुछ, ठीक है, उसी ने मुझे डिसीट कर दिया, ठीक है। क्या क्या दुनिया है। एक केस ऐसा जो मैं कभी भूल ही नहीं सकता ज़िंदगी में, वो तो केस ऐसा है कि उसके साथ साथ तो अपनी मेरी आंखों से पानी आ गया था उसका प्लाइट देख के उस टाइम पे। वो केस क्या था कि एक आदमी मेरे पास आया, वो कहता है एक पानी की बोतल लेके आया, उस पानी की बोतल में अपने घर से लेके आया था और मेरे से बात कर रहा था। कहता है नमन जी, मेरे को ना अपनी वाइफ के ऊपर शक है, ठीक है, तो आपके बारे में बड़ा सुना है, आप इन्वेस्टिगेशन करके प्लीज़ बता दो। मतलब वो रोते रोते से, रुआंसे होते हैं ना लोग, रुआंसे से होते हैं, उस तरीके से बात कर रहा था।
तो और पानी की बॉटल में से ना हर जैसे बात करता पानी पीता, जैसे बात करता थोड़ा से पानी पीता। मैंने कहा अभी इतना पानी क्यों पी रहे हो? तो कहते हैं कि नमन जी क्या बताऊं कि एक्चुअली में क्या है कि मुझे ना अभी किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, मेरे को उबला हुआ पानी ही पीना डॉक्टर ने अलाउ किया, क्योंकि जब आपकी किडनी ट्रांसप्लांट होता है आपकी बॉडी में जब फॉरेन ऑब्जेक्ट आता है ना, तो आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती। तो आप डॉक्टर्स ना आपकी जान की इम्यूनिटी को लो रखते हैं तो आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर पाए, और उसके लिए आपको इन्फेक्शन नहीं होने देना होता अपने आप को। तो इसलिए मुझे उबला हुआ पानी, उबला हुआ खाना, ऐसे ही खाना पड़ता है ताकि मेरी किडनी ज़्यादा से ज़्यादा चल सके। तो मैं इसलिए उबला हुआ पानी पीता हूँ। तो बिकॉज आई वन वर्ज ऑफ डाइंग, मैं तो मरने ही वाला था, तो अब किडनी ट्रांसप्लांट हो गई तो मैं सर्वाइव कर गया, अभी पता नहीं कितने टाइम तक चलेगी। तो मैं कहता है कि और मुझे अपनी वाइफ के ऊपर शक है। तो मैंने सोचा कि यार बता कैसी स्टेज में बेचारा, और अफेयर भी है वाइफ का। मैंने कहा आपको पता है किसके साथ शक है? कहता है कि मुझे ना ये लगता है मेरे अपने ही ब्रदर इन लॉ के साथ उसका अफेयर है, जो मेरी सिस्टर का हस्बैंड है। ठीक है, सो कहता नमन जी फाइंड आउट करोगे प्लीज़? मैंने कहा कि सर कर देते हैं। ठीक है, बट ऑब्वियसली इट इज़ माई ड्यूटी ऑल्सो, एंड नाउ इट बिकम्स अ मॉरल ड्यूटी टू ब्रिंग ट्रुथ इन फ्रंट ऑफ यू। तो हमने उस केस को बुक किया। तो हमने जो है वो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन, उसने मुझे ये भी बोला कि नमन जी इस केस में ना ज़्यादा पैसे नहीं दे पाऊंगा आपको, क्योंकि मेरा इतना पोटेंशियल नहीं है। तो हम ना प्रो बोनो केसेस लेते हैं, और जब ऐसा पर्सन कोई देखते हैं तो हम प्रो बोनो ले कर देते हैं केस को। तो हमने प्रो बोनो केस ले लिया वाला। हमने जो है वो उसके वाइफ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू करी। हमने उसको कई दिनों तक फॉलो किया और उसकी एक्टिविटीज़ को वॉच किया। तो ये देखा कि हाँ शी इज़ हैविंग एन अफेयर। वो उसके साथ मिलती भी थी, घूमते फिरते भी थे, मॉल्स में भी जाते, रेस्टोरेंट्स में जाते थे। हमने सारे वीडियोज़ बना लिए उसके। एंड व्हेन ही केम टू मी, ठीक है, मैंने उसको सारे वीडियोज़ दिखाए, सारे वो दिखाए, पिक्चर्स दिखाए। ही प्रोफ्यूजली क्राइड इन फ्रंट ऑफ मी, और मेरे को उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो गया। कहता है नमन जी आपको एक बात, और रोते रोते कहता है नमन जी एक बात बताऊँ आपको, मेरी जो किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है ना, ये सारा पैसा मेरे जीजा ने खर्च किया है मेरे ऊपर। मेरे पास पैसा नहीं था, 60-70 लाख रुपए लगे हैं इसमें, और सारा का सारा पैसा मेरे जीजा ने खर्च किया। ठीक है, और जो है मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि जब उसको मेरी वाइफ के साथ अफेयर करना था, या मेरी वाइफ को उसके साथ अफेयर करना था, तो मैं बचाया ही क्यों? मैं तो मरने वाला था। तो मतलब यू गेट कैरिड अवे। हाँ, वो इंसान यही सोचेगा मैं जी के भी क्या करूँ, इतना पैसा उसी इंसान ने लगाया मुझे बचाने के लिए जो मेरी बीवी के साथ अफेयर में है। यस, definitely, like it's like very dark side of the society, very dark side of the society, and very dark side of relationships में ये कहूँगा। सोसाइटी की तो शायद और डार्कर साइड्स हो, बट अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें, रिश्तों की, क्योंकि ह्यूमन लाइफ जो है ना वो उसके काम से, एक इंसान के अपने काम से, बाकी सारी चीज़ों से हटके उसके जो अपने रिलेशंस होते हैं ना उस पर बहुत डिपेंड करती है, उसकी अपनी वाइफ, ट्रू, वेरी ट्रू। और एक बात बताऊं, जब तक आपकी फैमिली लाइफ सेटल नहीं है ना, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आप कभी सेटल हो ही नहीं सकते। लोग जितने भी राइज किए हुए हैं ना आज तक, वो ज़्यादातर वही मिलेंगे आपको जिनकी फैमिली लाइफ बड़ी अच्छी हारमोनियस रही होगी। ठीक है, कुछ ऐसे ही मिलेंगे जिनकी डिस्ट्रॉयड होंगी, जिन्होंने सिर्फ अपने प्रोफेशन को ही तवज्जो दी होगी, अपनी फैमिली लाइफ को भी तो कभी इंपॉर्टेंस दी ही नहीं होगी। ठीक है, वो भी ऐसे भी लोग मिलेंगे। ज़्यादातर लोग जो आपको मिलेंगे वो ऐसे मिलेंगे जिनकी दे हैव बीन हैविंग गुड मैरिजेस। दैट्स व्हाई इट्स सेड कि आप चाहे दुनिया जहान का पैसा क्यों ना कमा लो, इफ योर पार्टनर इज नॉट राइट, इफ योर पार्टनर इज नॉट राइट, एवरीथिंग इज वर्थलेस। एग्जैक्टली, क्या करोगे आप? आपके पास एक बात बताओ, आपकी मर्सिडीज है, आपके पास एक आलीशान सा घर है, ठीक है, आपके पास घर में नौकर चाकर है, बट प्यार करने वाला ही नहीं है। ठीक है, आप घर में जाते हो, आपसे कोई बात करने वाला ही नहीं है। ठीक है, आपको घर जल्दी जाने को कोई इंसेंटिव ही नहीं है कि मैं घर जल्दी क्यों जाऊं। नो पॉइंट। यस, डेफिनेटली सर। ये केसेस जैसे आपने बताई, ये कुछ ऐसे टाइम्स होते हैं जहाँ पे रियलाइज होता है कि इंसान को अब केयरफुल रहना कितना ज़रूरी है। डेफिनेटली प्यार में, इमोशंस में इंसान आके बह जाता है, बट एज अ प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर जो आप इतने केसेस को हैंडल करते हो, आई एम श्योर ऐसे मेजर चंक होता होगा आपकी केसेस का जो इन्हीं सारी चीज़ों से रिलेटेड होते हैं। व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू पीपल टुडे जो आज आपको सुन रहे हैं एज अ वेरी सीनियर डिटेक्टिव ऑफ द कंट्री, की जब लोग ऐसे किसी शादी की तरफ जा रहे हैं, किसी रिलेशनशिप में एंटर करने की सोच रहे हैं, किन चीज़ों पर उन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है? देखो, मैं ना सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस जो हमेशा देता आया हूँ और दे रहा हूँ, वो ये देता हूँ कि ट्रस्ट बट वेरीफाई। ठीक है, इन द सेंस कि आप जो है ना वेरीफाई करने के बाद ही ट्रस्ट करो किसी पे भी। ठीक है, दुनिया जो है ना बहुत ख़राब है, अच्छी भी यही दुनिया है, ख़राब भी यही दुनिया है।
आपको नहीं पता कि आपको क्या मिलेगा, ठीक है, आप अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप एटलीस्ट, ठीक है, प्रिकॉशंस तो ले सकते हो, कुछ हद तक तो अपनी प्रोटेक्शन रहेगी ना आपकी। तो आप किसी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले, चाहे वो मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप हो, चाहे वो प्री मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप हो, ठीक है, एक बार ज़रूर, ठीक है, अपने पार्टनर को इन्वेस्टिगेट करा के यू शुड गो इनटू दैट रिलेशनशिप, एंड नॉट ओनली योर पर्सनल रिलेशनशिप्स, इवन योर प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स, ठीक है। आप किसी को अपना माल क्रेडिट पे देने जा रहे हो, ठीक है, आप किसी बिजनेस अलायंस में जा रहे हो, किसी इन्वेस्टर को अपने लिए चूज़ कर रहे हो, आप किसी के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, प्लीज़ वेरीफाई एवरीवन, ठीक है। डोंट गो बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट, इवन डू नॉट गो बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओनली पेपर्स। ट्रुथ जो है ना, जो पता चलता है, वो पता चलता है इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद थ्रू वेरियस ह्यूमन रिसोर्सेज हु नो द पर्सन वेल। आदमी के अंदर क्या है और आदमी के बाहर क्या है, ठीक है, दैट मे बी जस्ट टोटली टू डिफरेंट थिंग्स। जो अंदर क्या है ना, वो जानना बड़ा ज़रूरी है। सो इन चीज़ों को थोड़ा सा इमोशनल एंड से हटके प्रैक्टिकल होके वेरीफाई करके ही आगे चलें तो बेटर है। जब हम एक इंसान शादी पे करोड़ों रुपए खर्च सकता है, तो शायद वो कुछ हज़ार सामने वाले इंसान की वेरिफिकेशन पे भी खर्च ही सकता है, जिसके साथ पूरी लाइफ बितानी है। पूरी लाइफ बितानी है, यस। क्योंकि हम शादियों में बहुत खुले हाथों से खर्च देते हैं, बट इन इंपॉर्टेंट चीज़ों को भूल जाते हैं। प्रॉब्लम पता क्या है कि लोग ना ये सोचते हैं कि इट इज़ एन इरेलेवेंट एक्सपेंस। जैसे लोग आज भी इंश्योरेंस को भी, आपको पता है, इंश्योरेंस भी नहीं कराते आज के डेट में लोग, बहुत सारे लोग वो ये सोचते हैं इट्स एन इरेलेवेंट एक्सपेंस, फालतू का प्रीमियम क्यों देना है। ट्रू। वो ना सी ऑप्टिमिस्टिक जो लोग होते हैं ना, कहते हैं कि दे इन्वेंटेड अ प्लेन, बट पेसिमिस्ट जो होते हैं ना, दे इन्वेंटेड अ पैराशूट, राइट। सो सिमिलरली अगर आप अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट करके नहीं चलोगे, ठीक है, तो फ्यूचर आपको अनसर्टेनिटी तो लेके आएगा ही आएगा ना। ट्रू। और जितने भी मेरे पास आज तक केस हैं पोस्ट मैट्रिमोनियल, जितने भी आए हैं आज तक जिसमें डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, हर उस केस में एक भी केस की बात नहीं कर रहा है ऐसे जिसमें प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन कराई है उन्होंने। हर केस में जो मेरे पास पोस्ट, और आपको पता है ये प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन में कितना खर्चा होता है? 80,000 रुपये से लेके 1.25 लाख 1.5 लाख रुपये तक का खर्चा होता है, ठीक, डिपेंडिंग ऑन किस एरिया में करनी, क्या करना है। जब पोस्ट मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है ना, 80,000 रुपये तो एक हियरिंग के पैसे लेते हैं एडवोकेट्स। लोग सोचते नहीं है, अगर लोग सोचें तो जिंदगी कितनी प्रोटेक्ट हो जाएगी उनकी। वेरी ट्रू सर। थैंक यू सो मच नमन सर, आज आपने इतने कुछ इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में हमें बताया। एक प्रॉपर ये जो रिलेशनशिप्स, मैरिजेस, लव, इतना बहुत मेजर चंक है एक इंसान की लाइफ का, उसके अराउंड क्या कुछ हो रहा है, क्या डार्कर साइड्स हैं उसके बारे में बताया। डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि कुछ और बहुत ज़्यादा और डार्कर साइड्स हैं सोसाइटी के, उनको भी ज़रूर कवर करेंगे। श्योर। लेकिन इस सब के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे, द केसेस यू टॉक्ड अबाउट, एंड जो विजडम आपने लोगों को दिया, जो इतनी राइट एडवाइसेस दी। एंड आपने जो क्वेश्चन पूछा था गाइज, उसको कमेंट में ज़रूर आंसर करना, हम अगले पॉडकास्ट में उसको डिस्कस करेंगे सर के साथ। एंड नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि एक अलग हम एस्पेक्ट को लेकर आएँ। इस बार जैसे हमने लव एंड रिलेशनशिप्स एंड मैरिजेस को कवर किया, नेक्स्ट टाइम भी कवर सम डिफरेंट एस्पेक्ट और उनके केसेस की बात करें। थैंक यू सो मच नमन सर फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच गाइज। सर की जितनी भी डिटेल्स हैं मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप में से कोई भी उनको रीच आउट करना चाहे प्लीज़ डू दैट। आपने देख ही लिया इस पॉडकास्ट के अंदर सर कितना जेन्युइनली इन चीज़ों को समझते हैं एंड सपोर्ट भी करते हैं। सो सर की सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में, यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू हिम। टॉक्स विद नमित को जिसने अब तक यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाकर कर लो। आगे और बहुत सारे अमेजिंग पॉडकास्ट आने वाले हैं। और आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, सर के बताए हुए केसेस आपको कैसे लगे, मुझे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। और आगे किन और जॉनर्स के अराउंड आप केसेस जानना चाहते हो हमारी कंट्री में, सर ने और कैसे केसेस को इन्वेस्टिगेट किया है, वो जो आप जानना चाहते हो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। हम दोनों बहुत ध्यान से उन कमेंट्स को गो थ्रू करेंगे एंड उन्हीं के बेसिस पे हम हमारा नेक्स्ट पॉडकास्ट लेके आएंगे। थैंक यू सो मच गाइस। पॉडकास्ट अगर आपको अच्छा लगा है तो पॉडकास्ट को लाइक ज़रूर करना एंड टॉक्स विद अमित को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। वी आर कमिंग विद वेरी इंटरेस्टिंग कंटेंट एंड इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट गोइंग अहेड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। थैंक यू सो मच नमन सर। You're welcome Namit. And we'll be meeting super soon guys. Stay connected, stay tuned. Thank you so much for watching. Love you all.